प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमय यात्रा के लिए है। अध्याय 25 ज्वालामुखी। एक बार जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर अगले स्तर पर पहुंच जाओगे तो तुम्हारी अंतर ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। इसके बाद जो अंतर शक्ति तुम शुद्ध करोगे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली होगी। यही स्तर पार करने का सबसे बड़ा फायदा है, गुरु अदिति मिश्रा ने समझाया। साधना की तकनीकों की सीमाओं के अलावा तुम्हें अपनी अंतर ऊर्जा को बदलने के लिए एक खास अवसर की भी जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, कई योद्धा जीवन और मृत्यु की कगार पर खड़े होकर भयंकर लड़ाई लड़ते हैं और उसी दौरान जीवन मरण के चक्र को समझते हैं। मौत के डर से प्रेरित होकर वे जीवित रहने की अपनी तीव्र इच्छा का उपयोग अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने और बाधाओं को तोड़ने के लिए करते हैं। जब मैं युद्ध मंच पर लड़ रहा था तब मुझे अचानक मेघ गति की समझ हासिल हुई थी। आर्यन चौहान को अब अपनी रुकावट को तोड़ने की कुंजी समझ आ गई थी। उस समय जीतने की एक प्रचंड इच्छा ने उसे प्रेरित किया था। नरसिंह मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में केवल 3 दिन बचे थे और उसने सोचा कि वह उसी दौरान अपनी शक्तियों को जगाने और अगले स्तर पर पहुंचने की कोशिश करेगा। अपनी किताबें ध्यान से पढ़ो, कल मैं तुम्हें ज्वाला प्रकाश मुट्ठी सिखाऊंगी। अदिति मिश्रा ने अपनी अदाओं से अपने बालों को पीछे किया और आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गईं। आर्यन किताबें लेकर अपने कमरे में आ गया। वह बहुत तेजी से पढ़ता था और उसे सब कुछ याद भी रहता था। आधी रात तक उसने किताबें पूरी कर ली थीं और उसे यंत्रलिपि की एक सामान्य समझ मिल गई थी। वह जानता था कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है, लेकिन अभी उनके पास इनका इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आध्यात्मिक चिन्ह उकेरने के लिए कम से कम योद्धा स्तर के 5वें पड़ाव पर होना जरूरी था, ताकि शरीर में पर्याप्त अंतर शक्ति हो। ... सुबह के समय बांस के जंगल में पक्षी चहचहा रहे थे और मंद हवा बांस के पत्तों को हिलाकर एक सुरीली सरसराहट पैदा कर रही थी। बांस के जंगल के भीतर एक सुंदर आंगन में अदिति मिश्रा एक मंडप में खड़ी आर्यन को ज्वाला प्रकाश मुट्ठी की बारीकियां समझा रही थीं। उनके कमल जैसे कदम आगे पीछे हो रहे थे। उनकी दूधिया सफेद पोशाक और कमर तक लटकते लंबे सुंदर काले बाल सुबह की मंद हवा के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे। उनका पूरा अस्तित्व एक हल्का और दिव्य आभास दे रहा था, जैसे कि वे उस खूबसूरत सुबह का ही एक हिस्सा हो, जीवंत, सुंदर और सांसें थाम देने वाली। ज्वाला प्रकाश मुट्ठी की बुनियादी बातों में महारत हासिल करने पर तुम मुक्का मारते समय अपनी मुट्ठियों को चमका सकते हो और गर्म कर सकते हो। थोड़ी और सिद्धि प्राप्त करने पर तुम्हारी मुट्ठियां लाल गर्म लोहे की तरह हो जाएंगी और तुरंत ही आंखों को चकाचौंध करने वाली चमक के साथ फट पड़ेंगी। लेकिन याद रखना, इसमें अंतर शक्ति बहुत तेजी से खर्च होती है। ये कहने के बाद अदिति मिश्रा ने मंडप में एक पत्थर की बेंच पर बैठकर आर्यन द्वारा डाली गई साफ चाय का प्याला उठाया और अपने सुर्ख लाल होठों से धीरे धीरे उसकी चुस्की ली। आर्यन उनकी इस बात का बहुत बड़ा प्रशंसक था कि जिन तकनीकों को उन्होंने कभी नहीं सीखा, उनकी भी उन्हें इतनी गहरी समझ थी। अचानक उसे जिज्ञासा हुई और उसने पूछा, गुरुदेव, आपकी योद्धा आत्मा का तत्व क्या है? अदिति ने चाय का प्याला नीचे रखा, रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई और धीरे से कहा, यह अभी के लिए एक राज है। जब तुम मेरी तरह ताकतवर बन जाओगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब ज्वाला प्रकाश मुट्ठी का अभ्यास शुरू करो, मैं तुम्हें अभ्यास करते हुए देखूंगी। ठीक है। आर्यन मंडप से बाहर निकला और एक समतल जगह पर अभ्यास करने लगा। ... शाही महल में सोने और लाल रंग के आलीशान सिंहासन पर फीनिक्स की कढ़ाई वाली पोशाक पहने एक महिला बैठी थी। ये सूर्यवंश साम्राज्य की महारानी थी।
गुरुकुल तेजस में आर्यन की स्थिति के बारे में जानने के बाद वह गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उसने अपने पास रखी जेड की मेज पर जोर से हथेली मारी, उसे चकनाचूर कर दिया और नीचे खड़े बूढ़े अधिकारियों पर गर्जी, तुम सब के सब सचमुच नालायक हो। तुम में से हर एक 70 या 80 साल का बूढ़ा लोमड़ है, फिर भी तुम उस छोटे से छोकरे आर्यन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वह अब कई दिनों से गुरुकुल तेजस में है और तुम लोगों ने उसे कमजोर करना तो दूर, उसे कदम दर कदम ऊपर उठने दिया है। नीले वस्त्र पहने एक बूढ़े अधिकारी ने मुश्किल भरे चेहरे के साथ कहा, गुरुकुल तेजस के नियम बहुत सख्त हैं और हम वहां कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा अदिति मिश्रा आर्यन की बहुत रक्षा करती हैं, जो एक बहुत बड़ी बाधा है। हम केवल आर्यन के गुरुकुल छोड़ने का इंतजार कर सकते हैं ताकि हम उस पर हमला करने का मौका ढूंढ सकें। महारानी, आप निश्चिंत रहें। उसके पास केवल एक नाड़ी है, इसलिए वह साधना के रास्ते पर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। एक और बूढ़े अधिकारी ने झुककर कांपती हुई आवाज में कहा, हमने गुरुकुल तेजस के एक बुजुर्ग को अदिति मिश्रा का तबादला करवाने का प्रस्ताव देने के लिए अपने सभी हथकंडे अपना लिए हैं। जब तक आर्यन अदिति मिश्रा के साथ नहीं होगा, उस पर कार्रवाई करना और भी आसान होगा। महारानी ने दांत पीसे, उसकी आंखों में क्रूरता चमक उठी और कहा, अच्छा है, मैं ये तुम पर छोड़ती हूँ। मुझे आर्यन को तड़प तड़प कर मरते हुए देखना है। एक बूढ़े अधिकारी ने धीरे से पूछा, महारानी, सम्राट अब कैसे हैं? साधना के दौरान ऊर्जा विपरीत होने से उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं, इसलिए वे अब लगभग अपाहिज हो चुके हैं। महारानी ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, जब तक युवराज की सगाई राजकुमारी मीरा सिंघानिया से सफल हो जाती है, तब तक गर्जना साम्राज्य की मदद से हम उन सभी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं जो हमारा विरोध करते हैं। ... पिछले कुछ दिनों में आर्यन ने दिन रात बिना आराम किए ज्वाला प्रकाश मुट्ठी का अभ्यास किया। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाए। वह ज्वाला प्रकाश मुट्ठी में लघु सिद्धि प्राप्त करने में सफल रहा, जिससे उसकी मुट्ठियां लाल गर्म लोहे में बदल गईं और साथ ही वह उनसे प्रकाश की चमक भी छोड़ सकता था। अदिति अपने कमरे से बाहर निकली और आर्यन को अपनी मुट्ठी तकनीकों का अभ्यास करते देखा। उन्होंने संतोष के साथ सिर हिलाया और मुस्कुराई, साधना तकनीकों को समझने की तुम्हारी क्षमता सचमुच बहुत उच्च है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सचमुच वह पौराणिक योद्धा का हृदय है। शायद तुम इस तकनीक को पूर्णता की स्थिति तक ले जा सकते हो। अरे हाँ आर्यन, मुझे याद है कि तुमने शाही महल के चौक में एक मार्शल स्किल का इस्तेमाल किया था, जिससे तुम्हारी अंतर शक्ति बहुत ही शक्तिशाली तरीके से फट पड़ी थी। वह कौन सी तकनीक थी? उसे प्राण विस्फोट तकनीक कहते हैं। मुझे नहीं पता कि गुरुदेव ने इसके बारे में सुना है या नहीं। मेरी गुरु माँ ने मुझे ये सिखाया था, लेकिन मुझे इसकी श्रेणी नहीं पता। बोलते हुए आर्यन ने जमीन पर मुक्का मारा, जिससे उग्र और ज्वलंत अंतर शक्ति का एक जोरदार विस्फोट हुआ। धड़ाम! जमीन पर एक गड्ढा बन गया, जिससे झुलसा देने वाली गर्मी निकल रही थी, मानो कोई उल्कापिंड गिरा हो। इतनी शक्तिशाली, यह कोई साधारण तकनीक नहीं है। मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना, अदिति ने आश्चर्य से कहा। उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मैं जाकर देखती हूँ कि यह कौन सी तकनीक है। उन्हें चिंता थी कि यह कोई दानवी तकनीक न हो। अगर ऐसा हुआ तो यह बड़ी मुसीबत होगी, इसलिए वह किताबों में खोजने के लिए अपने आवास से जल्दी से निकल गईं। आर्यन भी उम्मीद कर रहा था कि अदिति यह पता लगा सके कि प्राण विस्फोट तकनीक किस तरह की कला है, कम से कम इसकी श्रेणी तो पता चले। उसने ज्वाला प्रकाश मुट्ठी में महारत हासिल कर ली थी और अब वह अस्थायी रूप से अभ्यास रोक सकता था। वह अपने कमरे में लौटा, बांस की पत्तियों वाला यंत्र लिपि का स्क्रॉल निकाला और ब्रश से उसके आध्यात्मिक चिन्हों को सफेद कागज पर उतारने लगा। जैसे ही मैं योद्धा स्तर के 5वें पड़ाव में प्रवेश करूंगा, मैं खुद को यंत्र लिपि सिखाना शुरू कर दूंगा। वह इसे आजमाने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन अभी उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। शाम को अदिति खाना लेकर लौटी। आर्यन ने देखा कि उनका नाजुक सुंदर चेहरा सुकून से भरा था, जिसमें खुशी की एक झलक थी, और वह समझ गया कि प्राण विस्फोट तकनीक कोई दानवी कला नहीं है। प्राण विस्फोट तकनीक वास्तव में एक गहन श्रेणी निचले स्तर की कला है, और वह भी बहुत शक्तिशाली। अदिति ने मेज पर खाना रखा और एक उलझन भरे चेहरे के साथ कहा, आमतौर पर गहन श्रेणी की तकनीकें शायद ही कभी किसी को सिखाई जाती हैं। तुम्हारी गुरु माँ वास्तव में रहस्यमय हैं। आर्यन ने आह भरी। मैं सोचता हूँ कि वह अब कैसी होंगी। चिंता मत करो, वह ठीक होंगी। अदिति ने उसे सांत्वना दी। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने निर्देश दिया, तुम्हें आज रात अच्छी तरह से आराम करना होगा और कल की नर्सिंग मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में भाग लेना होगा। देर रात आर्यन मार्शल स्किल्स का अभ्यास नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी आंतरिक साधना तकनीक को निखार रहा था। जब तक सूर्य सिद्धांत कला प्रमुख सिद्धि तक नहीं पहुंचती, मैं 5वें स्तर के और करीब हो जाऊंगा। पिछले कुछ दिनों में वह सूर्य सिद्धांत कला को साधने के लिए समय निकाल रहा था। हालांकि वह अभी प्रमुख सिद्धि तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वह बहुत करीब है।
अनजाने में वह सूर्य सिद्धांत कला की साधना पद्धति में डूब गया, एक बहुत ही अजीब स्थिति में प्रवेश कर गया जहां उसका मन बाहरी दुनिया से अलग हो गया था। सुबह सुबह 9 सूरज उगाए, उनका प्रकाश आर्यन के शरीर पर पड़ा, जिससे उसकी नींद खुल गई। जैसे ही वह जागा, सूर्य सिद्धांत कला स्वाभाविक रूप से उसके शरीर में घूमने लगी। उसने अचानक महसूस किया कि भारी मात्रा में नव सूर्य प्राण उसके शरीर में खींचा जा रहा है। उसने जल्दी से अपने नाभि केंद्र के अंदर देखा और पाया कि उसकी अंतर ऊर्जा धीरे धीरे घूमने लगी है। मेरी अंतर ऊर्जा घूम रही है, मैंने सूर्य सिद्धांत कला को प्रमुख सिद्धि तक साध लिया है। आर्यन खुशी से बिस्तर से कूद गया, एक साफ चुस्त ग्रे रंग की पोशाक पहनी और तैयार हो गया। वह कमरे से बाहर निकला और अदिति को नहीं देखा, लेकिन नाश्ते से भरी एक मेज देखी। नाश्ता करने के बाद वह जल्दी से नर्सिंग हॉल की ओर चल पड़ा। अध्याय 26, नर्सिंग प्रतियोगिता का अखाड़ा। नर्सिंग हॉल के अंदर 1000 से अधिक छात्र पहले ही जमा हो चुके थे। इस बार नए छात्र भी मौजूद थे। जब उन्होंने आर्यन को आते देखा तो उनके चेहरे ईर्ष्या से भर गए। वे इस बार आंशिक रूप से ये देखने आए थे कि योद्धा स्तर के 5वें पड़ाव वाले छात्र कैसे लड़ते हैं, और साथ ही ये देखने के लिए कि आर्यन कैसे बुरी तरह हारेगा। विशाल नर्सिंग हॉल के अंदर 9 बड़े युद्ध मंच बनाए गए थे, प्रत्येक कम से कम कई दर्जन मीटर चौड़ा था, जिसमें केंद्रीय मंच सबसे बड़ा था जो 100 मीटर की चौड़ाई तक पहुंचता था। समय होने पर आर्यन सभा के लिए आगे बढ़ा। कुल 64 लोगों ने नर्सिंग प्रतियोगिता में भाग लिया, जिन्हें 8 समूहों में विभाजित किया गया था। अंतिम युद्ध हॉल के केंद्र में बड़े युद्ध मंच पर होगा। करण विश्वकर्मा आर्यन से ज्यादा दूर नहीं था, उसने आर्यन की तरफ देखा तक नहीं। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ गर्व से खड़ा था, आर्यन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। सबके आने के बाद कुलपति हरीश चंद्र ने नियम समझाना शुरू किया और फिर समूहों का विभाजन किया। आर्यन को 8वें समूह में रखा गया, जबकि करण विश्वकर्मा पहले समूह में था। प्रत्येक समूह के भीतर पहले स्थान का निर्धारण करने के लिए नॉकआउट राउंड के लिए लॉटरी द्वारा 4 उप समूह बनाए जाने थे। प्रत्येक छोटे समूह का विजेता फिर अन्य समूहों के विजेताओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगा। जब तक करण विश्वकर्मा मेरे समूह में नहीं है, मुझे बहुत आसानी होनी चाहिए। आर्यन ने भीड़ में चारों ओर देखा, लेकिन अदिति मिश्रा को नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ गई हैं, जिससे उसे थोड़ी चिंता हुई। उसने शिक्षिका कमला देवी को लाडली रिया राणा के साथ आते देखा। मंच संख्या 8, आर्यन चौहान, पवन कुमार, ऊपर आएं और तैयार हो जाएं। एक भारी भरकम आदमी चिल्लाया। आर्यन पहले मैच में था, जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। किसी ने भी उसके जीतने की उम्मीद नहीं की थी। उसने अभी अभी 4थे स्तर में प्रवेश किया था, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत पहले ही 5वें स्तर पर पहुंच चुका था, जो निस्संदेह आंतरिक ऊर्जा और कौशल में 4थे स्तर से बेहतर था। पवन कुमार एक लंबा पतला युवक था, जिसने महंगे नीले ब्रोकेड के कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। वह आर्यन को अपनी आंखों में कुछ भी नहीं समझ रहा था। मंच संख्या 8 शुरू। पवन कुमार के कदम हल्के थे। वह एक कदम में आगे बढ़ा, उसकी जान तेजी से ऊपर उठी, आर्यन के सिर की ओर घूमती हुई। अपने साथ हवा का एक तेज झोंका लेकर आई जो जोर से सीटी बजा रहा था। ये निम्न श्रेणी की स्पिरिट लेवल तकनीक है, वज्र पवन लात। युद्ध मंच के नीचे किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया, ये तेज और भयंकर है, दुश्मन को एक ही वार में हराने की तकनीक। आर्यन ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी, अपने शरीर को अचानक मोड़ा और एक मुक्का मारा। एक बाघ की दहाड़ गूंजी, हवा को चीरती हुई, और पवन कुमार की घूमती हुई लात से टकरा गई। वह वास्तव में व्याघ्र मुक्का का उपयोग कर रहा था। मुक्का और लात आपस में टकराए और ऊर्जा की एक लहर बाहर निकली। एक पैर पर खड़ा पवन कुमार अपनी ऊंची लात पर भारी प्रहार लगने के बाद अपना संतुलन खो बैठा और वह लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर गया। किसी ने वास्तव में लात के खिलाफ मुट्ठी का इस्तेमाल किया और जीत गया। जब वज्र पवन लात का उपयोग किया जाता है तो जांघ आंतरिक ऊर्जा से भर जाती है, स्टील की तरह सख्त हो जाती है, जो आसानी से पेड़ों को तोड़ सकती है। सामान्य लोग इसे सीधे लेने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन आर्यन ने हिम्मत की। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी उंगलियों की हड्डियां टूट गई हैं। पवन कुमार दर्द से कराह उठा, अपनी जान को पकड़े हुए लड़ाई जारी रखने में असमर्थ था। उसने आर्यन की भींची हुई मुट्ठी को देखा और डर महसूस किए बिना नहीं रह सका, इसलिए वह केवल हार स्वीकार कर सकता था। पवन कुमार पराजित, आर्यन चौहान की जीत। आर्यन 5वें स्तर के खिलाफ 4थे स्तर पर होकर भी वास्तव में जीत गया, और उसने केवल एक चाल का उपयोग किया, और वह भी सामान्य व्याघ्र मुक्का। योद्धा स्तर के 5वें पड़ाव वाले वे पुराने छात्र सभी हक्के बक्के रह गए, आश्चर्य से फुसफुसाने लगे। क्या ये सच है? आर्यन ने वास्तव में पवन कुमार को हरा दिया, और वह भी सिर्फ एक वार में। ये सच है? क्या पवन कुमार की साधना पीछे चली गई है? वह इतना कमजोर कैसे हो सकता है जो सामान्य व्याघ्र मुक्का से एक ही वार में गिर गया? ये सचमुच अविश्वसनीय है। 4थे स्तर का एक नया छात्र वास्तव में 5वें स्तर के पुराने छात्र को हरा देता है। पवन कुमार वास्तव में हम पुराने छात्रों को शर्मिंदा कर रहा है।
हर कोई विभिन्न संदेह और आश्चर्य व्यक्त कर रहा था। भीड़ की नफरत भरी नजरों के नीचे शर्म और गुस्से में पवन कुमार युद्ध मंच से चला गया। शिक्षिका कमला देवी ने नाखुशी से कहा, आर्यन की आंतरिक ऊर्जा बहुत भयंकर है, मुख्य रूप से उसकी बैंगनी स्वर्णाग्नि योद्धा आत्मा के कारण। सिवाय इसके कि वह आंतरिक ऊर्जा को शरीर से बाहर नहीं छोड़ सकता, उसकी तीव्रता 5वें स्तर से अलग नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि अदिति मिश्रा ने उसे नर्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेने दिया, उसके पास पहले से ही एक निश्चित स्तर की ताकत है। रिया राणा ने उपेक्षापूर्ण तरीके से नाक से कुड़ी, चाहे कुछ भी हो, अंत में वह भाई करण द्वारा बुरी तरह हराया जाएगा। भाई करण सबसे मजबूत 5वें स्तर के योद्धा हैं। चूंकि बैंगनी स्वर्ण अग्नि योद्धा आत्मा वाले लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए कोई नहीं जानता था कि इस प्रकार की योद्धा आत्मा की आंतरिक ऊर्जा कितनी शक्तिशाली होती है। अब हर कोई आर्यन की ताकत से एक उच्च स्तरीय योद्धा आत्मा का लाभ देख सकता था। एक उच्च स्तर की योद्धा आत्मा भारी पड़ती है। जल्द ही मंच संख्या 8 पर पहला दौर समाप्त हो गया और दूसरा दौर आगे शुरू होगा। आर्यन फिर से पहले मैच में था। इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी विद्युत नायर नाम का एक लंबा युवक था। वह भी जानता था कि आर्यन से निपटना आसान नहीं है। आर्यन ने पिछली लड़ाइयों को बहुत ध्यान से देखा था। अपने मन में सोचा, विद्युत नायर, उसकी आंतरिक ऊर्जा बहुत मजबूत है, यह एक बिजली योद्धा आत्मा है, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी है, अपेक्षाकृत सुस्त। इस बार आर्यन ने पहले हमला किया, मेघ गति के साथ कदम बढ़ाते हुए लगभग तुरंत ही विद्युत नायर के सामने पहुंच गया। ऐसी गति ने पहले ही योद्धा स्तर के 5वें पड़ाव के कई पुराने छात्रों को पीछे छोड़ दिया था। इसने योद्धा स्तर के 5वें पड़ाव के कई छात्रों को प्रशंसा में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। विद्युत नायर ने ठंडी मुस्कान दी, जैसे कि उसे इसकी उम्मीद थी। उसकी मुट्ठी, जिस पर बिजली की लकीरें चमक रही थीं, आर्यन का इंतजार करती हुई लग रही थी। जैसे ही उसने समय पर प्रहार किया, आर्यन आने वाली बिजली की मुट्ठी से टकराने ही वाला था कि उसने अचानक इसे से बचने के लिए अपना सिर घुमाया और साथ ही विद्युत नायर की छाती की ओर मुक्का मारा। एक धीमी गहरी बाघ की दहाड़ अचानक गूंजी। हर कोई बहुत हैरान था। आर्यन वास्तव में प्रतियोगिता में अभी भी व्याघ्र मुक्का का उपयोग कर रहा था। विद्युत नायर को अपने लंबे शरीर पर बहुत भरोसा था और उसने जल्दी से अपने शरीर के भीतर बिजली की आंतरिक ऊर्जा को घुमाया, इसे अपने ऊपरी शरीर में केंद्रित किया। वह चकमा नहीं दिया और अपनी बिजली की मुट्ठी के साथ आर्यन पर हमला करना जारी रखा। जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी वह यह था कि आर्यन अचानक नीचे झुक जाएगा, उसकी बिजली की मुट्ठी से बचते हुए, और उसका वार खाली गया। और आर्यन के मुक्के की दिशा भी अजीब तरह से बदल गई, सीधे विद्युत नायर की जांघ पर जा लगी। विद्युत नायर की जांघ पर भारी प्रहार हुआ, दर्द से जलने लगी। बस इसे थोड़ा हिलाने से ही तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल जाता था। उसने सोचा था कि आर्यन उसके ऊपरी शरीर पर हमला करेगा, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह शुरू से ही कमजोर बचाव वाली जांघ को निशाना बनाएगा। मेघ गति ने आर्यन की आंतरिक ऊर्जा को और मजबूत होने दिया और झुलसाने वाली अग्नि ऊर्जा की हड्डी और मांसपेशियों को भेदने की क्षमता के साथ विद्युत नायर को इतना तीव्र दर्द महसूस हुआ। मैं हार मानता हूँ, विद्युत नायर जल्दी से चिल्लाया, अन्यथा अगर आर्यन आता और उसे छूता तो और भी दर्द होता। आर्यन फिर जीत गया। हॉल में तुरंत सनसनी फैल गई। 5वें स्तर के छात्र पर आर्यन की दूसरी जीत ने 5वें स्तर की ताकत से मेल खाने की उसकी क्षमता को पूरी तरह साबित कर दिया। रिया राणा ने आर्यन को सुर्खियां बटोरते देखा और अपने मोतियों जैसे दांतों को कसकर भींच लिया। भाई करण निश्चित रूप से उसे बुरी तरह हराएंगे। देखते हैं वह कब तक अभिमानी रह सकता है। एक और मैच जीतो और मैं अपने समूह में पहले स्थान पर हूँगा। आर्यन ने खुद को शांत किया और युद्ध मंच से चला गया। वह पहले से ही मार्शल स्किल्स के अनुप्रयोग में बहुत कुशल था, मुख्य रूप से क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से अदिति मिश्रा के साथ अक्सर अभ्यास कर रहा था। उनके अभ्यास के दौरान अदिति ने उसे प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न स्थितियों का अनुकरण किया, जिससे उसके पास युद्ध का काफी अनुभव इकट्ठा हो गया था। दूसरी ओर करण विश्वकर्मा ने भी लगातार जीत हासिल की। जो लोग उसके खिलाफ लड़े वे सभी आशंकित थे, उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और वास्तव में गंभीरता से नहीं लड़े। करण विश्वकर्मा के समान समूह वाले लोग केवल अपनी बदकिस्मती को कोस सकते थे। इसके बाद आर्यन फिर जीत गया और अपने समूह में पहला स्थान भी सुरक्षित कर लिया। एक चौथे स्तर के छात्र का समूह में पहला स्थान लेना अभूतपूर्व है। यदि आर्यन अंततः समग्र रूप से पहला स्थान जीतता है तो यह और भी अधिक आश्चर्यजनक होगा और गुरुकुल तेजस के इतिहास की किताबों में दर्ज किया जा सकता है। हालांकि हर किसी को लगा कि आर्यन का पहला स्थान जीतना असंभव है, क्योंकि वहां करण विश्वकर्मा भी था, जो एक विचित्र चित्रस्वामी का बेटा था और पहले स्थान को जीतने का सबसे प्रबल दावेदार था। अध्याय 27। अरुण चौहान। नर्सिंग मार्शल प्रतियोगिता शुरू हुई और 1 घंटे के भीतर 8 समूहों के सभी मैच समाप्त हो गए। आर्यन पूरी तरह से सुरक्षित था और उसने अपने समूह में पहला स्थान प्राप्त किया। ज्यादातर जो अपने समूहों में पहले स्थान पर आए थे वे चोटों से ढके हुए थे। इससे उसे आगामी मैचों में महत्वपूर्ण लाभ मिला।
केवल कुछ लोग, कुल 3, घायल नहीं थे। उनमें आर्यन और करण विश्वकर्मा थे और दूसरा एक सौम्य मुस्कान वाला सुंदर युवक था जिसका नाम अरुण चौहान था। अरुण चौहान, मुझे लगता है कि मैंने उसके बारे में सुना है। क्या वह राजा भीष्म चौहान का युवराज हो सकता है? आर्यन को अचानक याद आया। बहुत से लोग अरुण चौहान की पहचान नहीं जानते थे, लेकिन वह जानता था। वह उसका चचेरा भाई था। अरुण चौहान के पिता सम्राट के छोटे भाई थे, प्रसिद्ध राजा भीष्म, जो सीमा की रक्षा करते थे। चूंकि उनका पूरा परिवार सीमा पर था, इसलिए उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि राजा भीष्म और महारानी के बीच संबंध कैसे हैं। आर्यन ने अपने मन में सोचा, फिर लॉटरी निकालने गया। दुर्भाग्य से उसने अरुण चौहान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की पर्ची निकाली। अरुण चौहान उसके पास आया और आर्यन की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराया। क्या संयोग है। बाद में युद्ध मंच पर कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वह 18 या 19 साल का था। आर्यन से थोड़ा लंबा, एक दुबले और सुंदर चेहरे के साथ, साधारण सफेद कपड़े पहने हुए और एक सभ्य व्यवहार रखता था जिसने तुरंत लोगों को उसके प्रति अनुकूल महसूस कराया। मुझे आशा है कि आप दया दिखाएंगे, श्रीमान। आर्यन नहीं जानता था कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन, और उसने अपनी पहचान उजागर नहीं की। बल्कि, तुम्हें दया दिखानी चाहिए। शायद मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं बन पाऊं, अरुण चौहान ने मुस्कान के साथ कहा। उसका स्वर विनम्र था, चेहरा मुस्कान से भरा हुआ। आर्यन बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। अपनी पूरी ताकत से जीतना और नरसिंह कुंड में प्रवेश करने का मौका पाना सबसे महत्वपूर्ण था। वे दोनों युद्ध मंच पर चले गए। अपने ग्रुप मैचों में अरुण चौहान ने अपने विरोधियों को सिर्फ एक चाल से हरा दिया। उसकी ताकत अथाह है। वही एकमात्र व्यक्ति होना चाहिए जो करण विश्वकर्मा का मुकाबला कर सके। मुझे नहीं पता कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट बहुत अच्छी है। हालांकि उसने अभी अपने मैचों में केवल एक चाल का उपयोग किया, लेकिन हर चाल बेहद शानदार थी और उसकी साधना गहरी है। अरुण चौहान आमतौर पर उदारता से खर्च करता है और व्यापक रूप से दोस्त बनाता है। निश्चित रूप से उसकी कोई महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मंच पर अरुण चौहान के बारे में हर कोई चर्चा कर रहा था। भाई आर्यन, मुझे गुरु माँ का पता मालूम है, अरुण चौहान ने आर्यन के पास से गुजरते समय धीमी आवाज में कहा। यह सुनकर आर्यन का दिल कांप उठा, लेकिन अरुण चौहान ने बस इतना ही कहा और जल्दी से युद्ध मंच के एक तरफ चला गया, आर्यन से दर्जनों मीटर दूर। शुरू, एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया और मैच शुरू हो गया। अरुण चौहान के अभी कहे शब्दों से आर्यन बेचैन था और केवल तभी होश में आया जब उसने अरुण चौहान को अपनी ओर बढ़ते देखा। अरुण का हमला उतना भयंकर नहीं था। उसने आसानी से एक मुक्के को चकमा दे दिया। भाई, गुरु माँ कहाँ हैं? आर्यन ने एक तरफ चकमा देते हुए धीमी आवाज में पूछा। राजा भीष्म के महल में, अरुण चौहान ने जवाब दिया। फिर धीरे धीरे और बिना हड़बड़ी के आर्यन की ओर एक हथेली मारी, जिससे आर्यन आसानी से बच गया। आर्यन मन ही मन खुश था, आखिरकार गुरु माँ का पता चल गया। चलो एक हथेली का वार बदलते हैं। मैं जानबूझकर युद्ध मंच से गिर जाऊंगा ताकि तुम जीत सको। तुम्हारी क्षमता आश्चर्यजनक है। तुम्हें नरसिंह कुंड में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए, जल्द से जल्द शक्तिशाली बनना चाहिए और महारानी की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए। हमारा राजा भीष्म का महल तुम्हारे साथ खड़ा है, अरुण चौहान ने फिर से धीमी आवाज में कहा। सम्राट साधना के दौरान ऊर्जा विपरीत होने से अपाहिज हो चुके हैं। महारानी और उनके गुट ने पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण कर लिया है। आर्यन बहुत चौंक गया। उसे सम्राट की स्थिति के बारे में कभी पता नहीं था। आओ, अरुण चौहान ने धीमी आवाज में कहा। देखने वाला हर कोई अरुण चौहान को इतनी धीमी गति से लड़ते देखकर थोड़ा भ्रमित था। अरुण चौहान शायद जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आर्यन के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। सही बात है, जैसे एक बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। वह काफी मजे लेने के बाद उसे एक ही वार में मार देगा। जल्दी देखो, अरुण चौहान गंभीर हो रहा है। अचानक कोई चिल्लाया। आर्यन ने देखा कि अरुण चौहान उसकी ओर दौड़ा और उसने तेजी से एक हथेली मारी। उसने अरुण चौहान की बात मानी और ज्यादा अंतर शक्ति नहीं लगाए। जैसे ही उसकी हथेली बाहर निकली, जिस पल उसकी हथेली अरुण चौहान की हथेली के पास पहुंची, उसे अचानक दूसरी तरफ से एक शक्तिशाली अंतर शक्ति का विस्फोट महसूस हुआ। मेरे साथ खेल खेला गया है। आर्यन तुरंत सदमे और गुस्से में आ गया और उसने अरुण चौहान की आंखों में धूर्तता की एक चमक भी देखी। उसने तुरंत पुष्टि कर ली कि अरुण चौहान ने उसे धोखा दिया है। सदमे और गुस्से के उस पल में आर्यन ने जल्दी से अपने दो नाभि केंद्रों से अंतर शक्ति को घुमाया, इसे अपनी बाह में केंद्रित किया। वह अपनी बाह को बेकार होने से बचाने के लिए सुरक्षित करना चाहता था। हालांकि समय बहुत कम था और वह अपनी बाह में केवल थोड़ी सी अंतर शक्ति ही भेज पाया। धड़ाम, दो हथेलियां टकराईं, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। आर्यन को 10 कदम से ज्यादा पीछे धकेल दिया गया। उसके चेहरे पर दर्द का भाव था और उसके मुंह के कोने से खून बह निकला। उसकी अंतर शक्ति बहुत कमजोर थी, अरुण चौहान से बहुत कम।
अरुण चौहान की हथेली के वार में अत्यधिक तेज ठंडी ऊर्जा थी, जिसने न केवल उसकी बांह को सील कर दिया बल्कि झटके से उसके अंदरूनी अंगों में भी दर्द पैदा कर दिया। आर्यन ने मन ही मन खुद को कोसा, मैं बहुत लापरवाह था। जैसे ही उसने हार मानने के लिए पुकारने का फैसला किया, अरुण चौहान अचानक जोर से हंसा, फिर अचानक आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठी अंतर्शक्ति से भर गई और उसने आर्यन के पेट पर क्रूरता से प्रहार किया। भीड़ से आश्चर्य की चीख निकल पड़ी। हर कोई देख सकता था कि इस मूके की ताकत बहुत ज्यादा थी, जो आर्यन के नाभि केंद्र को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी थी। आर्यन, तुम महारानी को नहीं हरा सकते, मर जाओ। अरुण चौहान का चेहरा जीत के भाव से भरा था, उसकी आंखें द्वेष से भरी थीं, जैसे ही उसने आर्यन के पेट पर एक और मुक्का मारा। आर्यन चीखा और उड़ता हुआ युद्ध मंच के किनारे जा गिरा, एक घुटने पर जमीन पर बैठ गया। चचेरे भाई, आप वास्तव में अद्भुत हैं। ऐसा लगता है कि भाई करण को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। रिया राणा, जो युद्ध मंच से ज्यादा दूर नहीं थी, ने एक आकर्षक हंसी के साथ कहा। उसका सुंदर चेहरा द्वेष से भरा था। उसका नाभि केंद्र शायद बेकार हो गया है ना? ही उसे अपाहिज बना दो और गुरुकुल तेजस से बाहर निकालो। उसके वंश के लोग, उनके बारे में बात करना हमारे गुरुकुल तेजस के लिए एक अपमान है। आर्यन को अचानक एहसास हुआ कि अरुण चौहान और रिया राणा मिले हुए हैं। राजा भीष्म का महल पहले ही महारानी के साथ हाथ मिला चुका था। अगर अरुण चौहान ने उसे अपाहिज कर दिया तो उसे निश्चित रूप से महारानी से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। समझने के बाद अचानक उसके दिल में गुस्से की एक लहर उठी, जो उसकी अंतर्शक्ति में मिल गई। गुस्से से भरी अंतर्शक्ति उसके शरीर के भीतर दहाड़ उठी। कितना नीच है, मैं अभी भी बहुत नादान हूँ। आर्यन की मुट्ठियां गुस्से वाली अंतर्शक्ति के प्रभाव से कांप रही थी। उसका दिल बैठ रहा था, सौभाग्य से मेरा नाभि केंद्र ठीक है। ये कंपन योद्धा शरीर था जिसने मेरे डेंटियन की रक्षा की और उस पर हमला करने वाली अंतर्शक्ति को झटक दिया। हर किसी ने गुप्त रूप से आह भरी, ये सोचते हुए कि आर्यन इतना घायल है कि बोल नहीं सकता और हार नहीं मान सकता और अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा बुरी तरह पीटा जाना उसकी किस्मत में है। अरुण चौहान पास आया, उपहास करते हुए, तुम एक मामूली, एक नाभि वाले तुच्छ इंसान, बस एक साधारण व्यक्ति बनो। उसने अपना पैर उठाया जो अंतर्शक्ति में लिपटा हुआ था और लात मारी, साथ ही चिल्लाया, गुरुकुल तेजस से दफा हो जाओ। जैसे ही अरुण चौहान ने अपना पैर उठाया, गंभीर रूप से घायल आर्यन का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, उसकी हड्डियां कड़कड़ाने लगी और उसने भीषण गुस्से से भरा एक मुक्का मारा। उस गुस्से भरे मुक्के के बाद वह तेज रोशनी से चमक उठा और मुट्ठी लाल गर्म लोहे की तरह हो गई। एक झुलसाने वाली गर्म लहर को ले जाते हुए वह अरुण चौहान के पेट की ओर टकराए। ज्वाला प्रकाश मुट्ठी, और वह भी लघु सिद्धि के स्तर पर। एक अधेड़ उम्र के शिक्षक ने आश्चर्य से कहा। युद्ध मंच के नीचे भी शोरगुल मच गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन अब भी इतनी शक्तिशाली अंतर्शक्ति छोड़ सकता है। अध्याय 28, कुंडलान तलवार। अरुण चौहान की आंखें ज्वाला प्रकाश मुक्का से निकली उस तेज रोशनी से जलने लगी। उसकी दृष्टि पूरी तरह लाल हो गई। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और बचने का तो सवाल ही नहीं था। आर्यन चौहान का ज्वाला प्रकाश मुक्का बेहद आक्रामक और झुलसा देने वाला था। वह गरजते हुए आगे बढ़ा और आग की लहरों ने अरुण चौहान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। धड़ाम, अरुण चौहान के पेट पर उस क्रोधित मुक्के का जोरदार प्रहार हुआ। आग की लपटें भड़क उठीं और उसके पूरे शरीर में फैल गईं। वह एक आग के गोले की तरह अखाड़े से बाहर जा गिरा, जमीन पर लौटते हुए दर्द से चीखने और चिल्लाने लगा। कई शिक्षक चेहरे पर सदमे का भाव लिए आग बुझाने के लिए उसकी ओर दौड़े। आर्यन चौहान धीरे से खड़ा हुआ, उसकी मुट्ठियों से अभी भी लपटें निकल रही थीं। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने रिया राणा की ओर देखा। उसकी नजरें कह रही थीं कि उसका अंजाम भी यही होने वाला है। एक पल पहले तक रिया राणा की मुस्कान में घमंड और अदाएं थीं, लेकिन इस वक्त उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसने जल्दी से थोड़ी दूर खड़े करण विश्वकर्मा की ओर देखा, बस यही उम्मीद करते हुए कि करण आर्यन को पूरी तरह अपाहिज बना देगा। अरुण चौहान, राजा भीष्म चौहान का बड़ा बेटा, बस यही औकात है इसकी। आर्यन ने मरणासन पड़े अरुण को देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अरुण चौहान असल में राजा भीष्म का बेटा था। अब जाकर सबको अरुण की असली पहचान पता चली और वे बेहद हैरान थे, लेकिन उससे भी ज्यादा झटका उन्हें आर्यन की ताकत देखकर लगा, जिसने ऐसी हस्ती को धूल चटा दी थी। इस बार आर्यन ने किसी साधारण व्यक्ति या किसी प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य को नहीं हराया था, उसने राजा के बड़े बेटे को हराया था, जो कोई छोटी बात नहीं थी। आर्यन की जीत इस बार इतनी आसान नहीं थी और वह काफी घायल लग रहा था। बेशक अरुण चौहान की हालत और भी खराब थी और 3 से 5 साल के अच्छे आराम के बिना वह ठीक नहीं हो पाएगा। मुकाबलों के दौरान चोटें लगना आम बात है और पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतिभाशाली युवा छात्र इसी वजह से अपाहिज हुए थे, इसलिए सबको इसकी आदत थी। आर्यन फिर जीत गया, यहाँ तक कि योद्धा स्तर 5 वाले भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, योद्धा स्तर 4 वालों की तो बात ही छोड़ो।
क्या वह सच में केवल योद्धा स्तर 4 पर है? ये तो बहुत ही भयानक है। सबके मन में ऐसे ही सवाल थे। ऐसी ताकत सामान्य समझ से परे थी। इस स्तर पर कई लोग अब आर्यन को पहले की तरह हिकारत से नहीं देख रहे थे। आर्यन को अरुण ने घायल कर दिया है, भले ही वह फाइनल में पहुंच जाए, वह करण विश्वकर्मा को नहीं हरा पाएगा। अब ये कहना मुश्किल है क्योंकि गुरु अदिति मिश्रा यहाँ हैं। अगर वे आर्यन का इलाज करती हैं तो मुमकिन है कि वह ठीक हो जाए। जब सब चर्चा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि गुरु अदिति मिश्रा मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार से अंदर आ रही हैं और सबने जल्दी से उनके लिए रास्ता बना दिया। जैसे ही अदिति मिश्रा वहां पहुंची, उन्होंने आर्यन को लड़खड़ाते हुए और धीरे धीरे अखाड़े से नीचे उतरते देखा। वह स्पष्ट रूप से घायल था। इससे वे चिंतित हो गईं और उन्होंने तुरंत अपनी बेहतरीन वायु गति का इस्तेमाल किया। बस एक हल्की छलांग के साथ वे हवा में उड़ीं और अखाड़े की ओर बढ़ीं। अदिति मिश्रा की साधारण सफेद पोशाक लहरा रही थी, जिससे एक क्रिस्टल जैसी धुंधली चमक निकल रही थी। उनकी स्कर्ट के कोमल नृत्य के साथ वह एक परी की तरह लग रही थी जो मृत्युलोक में उतर रही हो, बेहद खूबसूरत। ऐसी सुंदरता देखकर हर कोई प्रशंसा में आहें भरने लगा। अदिति मिश्रा हवा में कई 100 मीटर उड़ीं और हल्के से आर्यन के पास नीचे उतरीं। उन्होंने जल्दी से उसे सहारा दिया। उनकी स्पष्ट और ठंडी आवाज में कोमलता का एक स्पर्श था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? मैंने कहा था न कि खुद पर जोर मत डालना। बात करते हुए उन्होंने अपनी कोमल और शुद्ध आंतरिक ऊर्जा का संचार किया और आर्यन के शरीर में प्रवाहित कर उसकी आंतरिक चोटों को ठीक करने में मदद की। कुछ पुरुष छात्र अदिति को आर्यन के प्रति इतना कोमल और देखभाल करने वाला देखकर ईर्ष्या से जलने लगे। मैं लापरवाह था और एक चाल में फंस गया। आर्यन ने संक्षेप में अदिति को पूरी घटना बताई, जिससे उन्हें गुस्सा आ गया। दूसरी तरफ करण विश्वकर्मा पहले ही जीत चुका था और वह बहुत आसानी से जीता था। मुकाबले यहां तक पहुंच चुके थे और अब 4 लोग बचे थे। अगले दौर में 2 विजेता फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगे और मौजूदा स्थिति से करण विश्वकर्मा के अलावा अन्य 3 अलग अलग स्तर तक घायल थे। 2 अन्य छात्र जो अधिक गंभीर रूप से घायल थे, उनके शिक्षकों ने मुकाबलों से नाम वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि अगर वे एक और मैच जीत भी जाते तो वे फाइनल में करण विश्वकर्मा को नहीं हरा पाते। आर्यन और करण विश्वकर्मा, आप दोनों फाइनल मैच में मुकाबला करेंगे। कुलपति हरीश चंद्र आर्यन के पास गए और सलाह दी, अभी भी पीछे हटने में देर नहीं हुई है। अरुण के खिलाफ मैच में आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गया था और इसके अलावा वह केवल योद्धा स्तर 4 पर था। गुरुकुल तेजस की इस नर्सिंग प्रतियोगिता में यहां तक पहुंचना ही गर्व करने के लिए काफी था। नहीं, आर्यन का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा था। उसकी आंतरिक ऊर्जा घायल नहीं थी, केवल उसकी बाहें और शरीर थोड़ा दुख रहा था। वह यहां तक आया था और वह बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता था। ये याद रखना, अगर तुम्हें लगे कि तुम टिक नहीं पा रहे हो तो जबरदस्ती मत करना। अदिति मिश्रा की आवाज बहुत सख्त थी, लेकिन उनकी आंखों में ममता भरी थी। अदिति द्वारा शरीर में आंतरिक ऊर्जा डालने के बाद आर्यन की चोटें अच्छी तरह से ठीक हो रही थीं और वह काफी बेहतर महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और तेजी से नर्सिंग मुख्य हॉल की ओर, सबसे बड़े अखाड़े की तरफ बढ़ा। नर्सिंग मुख्य हॉल में केंद्र में बने विशाल अखाड़े पर करण विश्वकर्मा गर्व से खड़ा था। आर्यन और अदिति जैसी सुंदरी को इतना करीब देखकर उसके दिल में ईर्ष्या की लहर उठने लगी और उसकी आंखें क्रूरता से भर गईं। आर्यन को ऊपर आते देख उसने दांत पीसते हुए कहा, आर्यन चौहान, मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा और गुरु अदिति की नजरों में कचरा बना दूंगा। मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास बैंगनी स्वर्ण अग्नि योद्धा आत्मा है और तुम्हारी ताकत योद्धा स्तर 5 के बराबर है, लेकिन मेरे खिलाफ तुम्हारे जीतने का कोई मौका नहीं है। जैसे ही करण बोला, अखाड़े के नीचे से उसके एक पुराने नौकर ने एक तलवार फेंकी। तलवार पकड़ने के बाद वह पूरे जोश के साथ बोला, जोर से कहते हुए, ये तलवार मेरे पिता द्वारा बनाई गई है और इसका नाम कुंडलान तलवार है। यह एक निम्न श्रेणी का दिव्य अस्त्र है जिसकी कीमत 5 लाख क्रिस्टल सिक्के है। मैं करण विश्वकर्मा हमेशा ताकतवर का सम्मान करता हूँ। आर्यन मुझसे छोटा है और उसकी साधना भी मुझसे कम है। अगर वह आज जीत सकता है तो मैं अपनी यह प्यारी तलवार उसे देने के लिए तैयार हूँ। बोलने के बाद वह अखाड़े के किनारे गया, तलवार वहां रखी, आर्यन की ओर देखा और गर्व से कहा, आर्यन, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो ये तलवार खुद ले जाना। यह एक निम्न श्रेणी का दिव्य अस्त्र था और करण केवल योद्धा स्तर 5 पर था, फिर भी उसके पास इतना तेज हथियार हो सकता था। अखाड़े के नीचे के लोग कुंडलान तलवार को देख रहे थे, ठंडी सांसें भरते हुए। उनके चेहरे ईर्ष्या और आश्चर्य से भरे थे। एक यंत्र शिल्पी का बेटा वाकई अलग होता है। इतनी कम उम्र में उसके पास एक कीमती दिव्य अस्त्र है। यहाँ मौजूद कई छात्र प्रतिष्ठित परिवारों से थे, लेकिन वे दिव्य अस्त्रों के लिए केवल ईर्ष्या ही कर सकते थे। रिया राणा ने छात्रों के चेहरे पर अत्यधिक ईर्ष्या देखी और घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, करण भैया के पास कई दिव्य श्रेणी की युद्ध कलाएं हैं जो आर्यन द्वारा सीखी गई टूटी फूटी कलाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं।
योद्धा स्तर 5 मुख्य रूप से आंतरिक ऊर्जा को साधता है और करण भैया ऊर्जा को शक्ति में बदल सकते हैं, जो अन्य 5वें स्तर के योद्धाओं से कहीं आगे है। ऊर्जा को शक्ति में बदलने का मतलब है योद्धा स्तर 5 के मध्य चरण तक पहुंचना और एक पैर योद्धा स्तर 6 में रखना। जो पहले करण से हार गए थे वे मूल रूप से थोड़े असंतुष्ट थे, लेकिन रिया की बातें सुनने के बाद उन्हें यकीन करना ही पड़ा, क्योंकि उनमें से कोई भी आंतरिक ऊर्जा को संघनित नहीं कर सका था। अब सबको लगा कि परिणाम तय था, क्योंकि आर्यन मूल रूप से योद्धा स्तर 6 के करीब एक योद्धा का सामना कर रहा था। गुरुकुल तेजस नर्सिंग प्रतियोगिता फाइनल मैच अब शुरू होता है। कुलपति हरीश चंद्र ने व्यक्तिगत रूप से अध्यक्षता की। वे भी मानते थे कि आर्यन के जीतने का कोई मौका नहीं है और बस यही उम्मीद करते थे कि आर्यन बहुत गंभीर रूप से घायल न हो। करण विश्वकर्मा अपनी जगह खड़ा रहा, उसके नीले कपड़े लहरा रहे थे और एक हल्की सुनहरी धुंध निकल रही थी जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, एक ऊर्जा कवच बनाते हुए। ये वज्र ऊर्जा कवच है, एक निम्न श्रेणी की दिव्य युद्ध कला। मास्टर करण के पास वास्तव में कई दुर्लभ युद्ध कलाएं हैं, शिक्षिका कमला देवी ने जोर से हंसते हुए कहा और अदिति के गंभीर चेहरे को देखकर घमंड से कहा, यह आंतरिक ऊर्जा द्वारा सक्रिय किया गया एक ऊर्जा कवच है। इसे आंतरिक ऊर्जा से तोड़ना मुश्किल है। आर्यन का हारना तय है। अध्याय 29 चौंकाने वाला बदलाव। आर्यन, मैं तुम्हें 2 चालें चलने का मौका देता हूँ। करण विश्वकर्मा ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली युद्ध कला का प्रतिभाशाली कैसा होता है। आओ हमला करो। ये सुनकर आर्यन ने तुरंत मेघ चाल का इस्तेमाल किया, करण के सामने पहुंचा और एक मुक्का मारा। रोशनी फूट पड़ी और धधकती आग उमड़ पड़ी। सन। आर्यन का मुक्का करण के वज्र ऊर्जा कवच पर पड़ा, जिससे एक सन की आवाज निकली। जो आंतरिक ऊर्जा उसने छोड़ी थी वह रहस्यमय तरीके से बिखर गई, जैसे किसी सख्त पत्थर से टकराए हो। नीचे बैठे सीनियर छात्र तुरंत हंस पड़े। उसने वज्र ऊर्जा कवच को सक्रिय करने के लिए आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। तुम्हारी कमजोर आंतरिक ऊर्जा से तुम इसे बिल्कुल भी नहीं हिला सकते। सचमुच अपनी औकात से बाहर जा रहा है। ज्वाला प्रकाश मुक्का का उपयोग अच्छा किया, लेकिन साधना बहुत कमजोर है। सीनियर छात्र एक के बाद एक मजाक उड़ाने लगे। आर्यन कुछ कदम पीछे हटा, फिर उसने ऊर्जा विस्फोट कौशल का उपयोग किया। मुक्का मारने के बाद आंतरिक ऊर्जा फट पड़ी। धड़ाम। मुक्का ऊर्जा कवच पर लगा, हवा का एक झोंका छोड़ते हुए। हालांकि ऊर्जा कवच थोड़ा लहराया, लेकिन करण विश्वकर्मा पूरी तरह से सुरक्षित रहा। ये भी सबकी उम्मीदों के भीतर था। अगर आर्यन वास्तव में इसे नुकसान पहुंचा सकता तो यह वास्तव में विचित्र होता। वाकई ताकतवर है। आर्यन जल्दी से करण से दूर हट गया। अगर उसे एक बार भी लग जाती तो मुसीबत हो जाती। भागने की कोशिश कर रहे हो? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। उसका शरीर झिलमिलाया, पीछे परछाइयां छोड़ते हुए, और पलक झपकते ही वह आर्यन तक पहुंच गया। ये पवन सवारी कदम है, उच्च श्रेणी की दिव्य कला। नहीं, इसमें अबाबील कदम भी है। करण सचमुच एक जीनियस है, जिसने वास्तव में 2 गति तकनीकों को पूरी तरह से जोड़ दिया है। कमला देवी की आंखें चमक उठी जब उन्होंने जोर से प्रशंसा की। अदिति के चेहरे को पहले से भी अधिक गंभीर होते देख वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। करण द्वारा हासिल की गई युद्ध कलाएं और भी ईर्ष्या करने योग्य थीं। उसके पास वास्तव में 2 उच्च श्रेणी की दिव्य गति तकनीकें थीं। इस स्तर की गति तकनीकें हासिल करना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल था। करण भैया का जीतना तय है। अगर वह फिर से नरसिंह कुंड में जाकर वापस आते हैं तो वे निश्चित रूप से योद्धा स्तर 6 पर होंगे। दिव्य उपकरणों को बनाना भी उनकी पहुंच में होगा और तब वे मुझे एक देंगे। रिया राणा घमंड से खिलखिलाई, जिससे कई छात्राएं अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु हो गईं। आर्यन, जल्दी आत्मसमर्पण कर दो। प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए अदिति अचानक चिल्लाई, कोई मौका नहीं। आर्यन के पास पहुंचने के बाद करण ने एक जोरदार हंसी हंसी और उसकी हथेली ने तेजी से नीचे वार किया, जिससे एक वनी विस्फोट पैदा हुआ। यह उच्च श्रेणी की दिव्य कला लहर तोड़ पंजा है। कड़क धाड़। हालांकि आर्यन बच गया, लेकिन उसका बायां कंधा अभी भी सीधे चपेट में आ गया, जिससे चीर देने वाला दर्द हुआ। धड़ाम। करण की गति वास्तव में बहुत तेज थी। पलक झपकते ही उसने एक और हथेली से वार किया, आर्यन को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने जल्दी से आंतरिक शक्ति की एक लहर छोड़ी, जिसने उसके शरीर से निकलकर भारी दबाव डाला, आर्यन को घेर लिया और उसे हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया। आत्मसमर्पण। कोई मौका नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। करण ने जीत के नशे में उपहास किया। अदिति पहले ही आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन कमला देवी, कई बुजुर्गों और कई शिक्षकों ने उन्हें रोक दिया, उन्हें एक भी कदम आगे नहीं बढ़ने दिया। कुलपति, आर्यन ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है। अदिति गुस्से में चिल्लाए। उसने खुद आत्मसमर्पण नहीं चिल्लाया। युद्ध कला के मंच पर यह इतना ही क्रूर होता है। कमला देवी जोर से चिल्लाए, अदिति, हमारे गुरुकुल तेजस के नियमों को तोड़ने की हिम्मत मत करना।
आर्यन आंतरिक शक्ति की लहर से दबा हुआ था, जिससे हिलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने विरोध करना नहीं छोड़ा। उसके नाभि चक्र में स्थित आंतरिक कोर अचानक तेजी से घूमने लगा, रोशनी से चमकते हुए। उसके आंतरिक कोर के भीतर की आंतरिक ऊर्जा उमड़ पड़ी, जैसे समुद्र से कोई विशाल जानवर निकल रहा हो, धीमी शक्तिशाली दहाड़ के साथ कंपन करते हुए। आर्यन, ये तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर है। मुझे दोष मत देना, युद्ध कला के रास्ते पर प्रतियोगिता इतनी ही क्रूर है। अपनी किस्मत स्वीकार करो। करण ने जोर से उपहास किया, अपनी हथेली उठाई और लहर तोड़ पंजा की शक्ति की एक लहर बाहर निकली। अचानक आर्यन के शरीर से बैंगनी सुनहरी ऊर्जा की धुंध उमड़ी, एक रूह कंपा देने वाली चीख निकालते हुए, जैसे किसी अजदहे ड्रैगन की दहाड़ हो। यह असंभव। कुलपति हरीश चंद्र की सिकुड़ी हुई बूढ़ी आंखें अचानक बहुत चौड़ी हो गईं, आर्यन को देखते हुए सदमे से भर गईं। तुम मजाक कर रहे हो, यह आभा। असंभव, बिल्कुल असंभव। इसे देखने के बाद कमला देवी अपना सिर हिलाती रहीं और खुद से बड़बड़ाती रहीं। वह केवल 15 साल का है, ये कैसे संभव है? एक बुजुर्ग ने आश्चर्य में कहा। क्या ये सच है? अदिति भी सन्न रह गई, विस्मय की एक आह भरते हुए। छात्र एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। करण और भी हैरान था और पीला पड़ गया। ऐसी भयानक शक्ति ने उसे डर महसूस कराया। आर्यन के शरीर पर बैंगनी सुनहरी ऊर्जा की धुंध उतार चढ़ाव करती रही, हवा और लहरों के झोंकों की तरह। इसके बाद उसके आंतरिक कोर से आंतरिक ऊर्जा की एक विशाल लहर बाहर निकली, उमड़ती हुई लहरों की तरह उसके शरीर के हर हिस्से में दौड़ गई। टूट जा! आर्यन जोर से गरजा। उसका शरीर कांप उठा, उसकी हड्डियां बिजली की गड़गड़ाहट की तरह धीमी आवाज के साथ थर्रा उठी और बैंगनी सुनहरी ऊर्जा हवा और लहरों की तरह बाहर निकली, करण को कई कदम पीछे धकेल दिया। आंतरिक ऊर्जा शरीर छोड़ रही है, एक भयंकर हवा और महान लहरों की तरह। ये योद्धा स्तर 5 में प्रवेश करने की निशानी है, एक बुजुर्ग ने सदमे में कहा। आर्यन, वह योद्धा स्तर 5 में प्रवेश कर गया है। क्या? आर्यन ने बाधा पार कर ली। नए और सीनियर छात्र इससे हैरान थे, उनके दिल एक उफनते ज्वार की तरह मचल रहे थे, ईर्ष्या और जलन दोनों से भरे हुए। आर्यन ने 1 महीने से भी कम समय पहले गुरुकुल तेजस में प्रवेश किया था और पहले ही योद्धा स्तर 5 में प्रवेश कर गया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। करण को भी इसकी उम्मीद नहीं थी और वह पूरी तरह से चकित था। वह योद्धा स्तर 5 में प्रवेश करने से पहले लगभग 2 साल तक गुरुकुल तेजस में रहा था, जबकि उसके सामने आर्यन को यहाँ आए 1 महीने से भी कम समय हुआ था। इतने कम समय में योद्धा स्तर 4 से 5 तक पहुंचना गुरुकुल तेजस में कभी नहीं हुआ था। केवल उच्च स्तरीय गुरुकुलों में ही ऐसी राक्षसी प्रतिभा दिखाई देती थी, और वहां भी ये बहुत दुर्लभ था। एक सच्चा युद्ध कला का जीनियस क्या है? यही है वह। आर्यन के उठने के बाद उसके शरीर के चारों ओर भयंकर आंतरिक ऊर्जा, दांत दिखाते और पंजे लहराते हुए, तुरंत उसके शरीर में वापस समा गई। आंतरिक ऊर्जा शरीर से बाहर निकलना, वापस लेना और स्वतंत्र रूप से छोड़ना। आंतरिक ऊर्जा पर उसका नियंत्रण अपनी मर्जी से करने के दायरे तक पहुंच गया था। इसने एक बार फिर पुरानी पीढ़ी के दिलों को हिला दिया। आर्यन के कदमों की चाल अब मेघ चाल नहीं थी, बल्कि उससे भी तेज विद्युत मेघ चाल थी। बस 2 पलों में वह करण के पास पहुंच गया, जो 20 मीटर से अधिक दूर था। इतनी रफ्तार से करण बिल्कुल भी बच नहीं सकता था। हालांकि उसके पास वज्र ऊर्जा कवच था, इसलिए ये जानते हुए भी कि आर्यन का मुक्का आ रहा है, वह चिंतित नहीं था। आर्यन का ज्वाला प्रकाश मुक्का पहले से भी अधिक हिंसक था। लाल हो चुकी मुट्ठी एक भड़कते हुए आग के बाग की तरह थी। बादलों में उड़ते हुए, हवा पर सवार होकर और लहरों को तोड़ते हुए वज्र ऊर्जा कवच से टकराए। धड़ाम! एक विस्फोटक आवाज हवा के साथ सभी दिशाओं में उमड़ पड़ी, वज्र ऊर्जा कवच को तोड़ते हुए और सीधे करण की छाती पर लगी। थूकने की आवाज। करण के ऊपरी शरीर के कपड़े फट गए, उसकी त्वचा चटक गई और उसके मुंह से पागलों की तरह खून निकला। वह कई कदम पीछे हट गया। तुम्हारी मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? करण ने सदमे और गुस्से में कहा। वह एक प्रतिष्ठित यंत्रशिल्पी का बेटा था और किसी ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की थी। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? आर्यन पहले ही करण के पास पहुंच चुका था। उसकी कसकर भींची हुई मुट्ठियां गर्म लोहे की तरह लाल थीं और वे करण पर एक भयंकर तूफान की तरह बरस पड़ीं। 5वें स्तर की आंतरिक ऊर्जा ने ज्वाला प्रकाश मुके को एक आग के जानवर की तरह जंगली बना दिया था। जैसे ही यह करण के शरीर पर पड़ा, हर तरफ चिंगारियां उड़ गईं। धाड़ धाड़ धाड़! आर्यन ने कोई दया नहीं दिखाई। उसकी मुट्ठियां बेकाबू जानवरों की तरह थीं, जो लगातार आगे बढ़ते हुए गरज रही थीं, भयंकर और शक्तिशाली। हर बार जब करण के शरीर पर मुक्का लगता, तो सबका दिल उछलने से नहीं रुकता था। किसी को पता नहीं था कि ज्वाला प्रकाश मुक्का जैसी उच्च स्तरीय युद्ध कला इतनी भयानक हो सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्वाला प्रकाश मुके का आर्यन द्वारा अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन किया गया था। अध्याय 30 वायुछेदन कला। यंत्रशिल्पी का बेटा, युद्ध कला का जीनियस।
तुमने अपने पिता का नाम पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। वापस जाओ और 3 साल और ट्रेनिंग करो। आर्यन ने ताना मारा। उसकी मुट्ठी आग की लपटों में घिरी हुई निकली और करण की ओर जोर से टकराए। हवा की एक लहर ऊपर उठी और करण उस शक्तिशाली विस्फोट से टकराया, क्षैतिज रूप से उड़ते हुए और दूर दीवार से जा टकराया। करण विश्वकर्मा हार गया, आर्यन जीत गया। कुलपति हरीशचंद्र एक पल के लिए सन्न रह गए और फिर जोर से चिल्लाए। कमला देवी और रिया कई शिक्षकों के साथ करण की चोटों की जांच करने के लिए दौड़े। उन्होंने हड़बड़ी में कई कीमती गोलियां निकाली और करण को खिलाईं। आर्यन तेजी से युद्ध कला मंच के किनारे गया और कुंडलान तलवार उठा ली। जो कुछ अभी हुआ था उसे देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। आर्यन वास्तव में जीत गया और उसने नाजुक पल में अपनी सीमा को तोड़ते हुए योद्धा स्तर 5 में कदम भी रखा। आर्यन, तुम खत्म हो गए। तुमने करण भैया को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। उसके पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रिया चलकर आए और गुस्से में चिल्लाए। करण को एक शिक्षक द्वारा मदद दी जा रही थी। आश्चर्यजनक रूप से वह बेहोश नहीं हुआ था। जब वह मुझे चोट पहुंचाए तो ठीक है, लेकिन मैं उसे चोट पहुंचाऊं तो गलत। आर्यन जोर से हंसा। युद्ध कला का मंच इतना ही क्रूर होता है। हारने के बाद अपनी औरत और पिता को आगे करने वाला ही काया होता है। रिया ने आर्यन के हाथ में तलवार देखी और गुस्से में पैर पटके। आर्यन, जल्दी जाओ और तलवार वापस ले आओ। घायल और कमजोर करण ने धीमी, चिंतित आवाज में कहा। न केवल वह घायल हुआ और हारा था, बल्कि उसने एक निम्न श्रेणी का दिव्य अस्त्र भी गंवा दिया था। करण ने पूरी तरह से अपनी इज्जत गंवा दी थी। आर्यन, क्या तुम्हें याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरे जन्मदिन पर तुम आए थे और कहा था कि तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। रिया ने दांत पीसते हुए कहा, तुम एक मर्द हो, अपना वो वादा अब पूरा करो। मुझसे वादा करो, अपने हाथ में मौजूद कुंडलान तलवार मुझे दे दो। रिया आर्यन की चचेरी बहन थी और बचपन में जो उन्होंने कहा था वह बस बच्चों का खेल था, लेकिन अब वह इसे बीच में ले आए। हर कोई मन ही मन हंसा। बचपन के मजाक की वजह से कौन इतना कीमती दिव्य अस्त्र दे देगा। आर्यन ने अपनी बाहें सिकोड़ी। बचपन में रिया के साथ उसका रिश्ता वाकई अच्छा था, लेकिन जब उसकी शक्ति छिन गई तो उसके बचपन के सभी साथियों ने उससे मुंह मोड़ लिया, जिससे वह असहाय महसूस करने लगा था। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आर्यन के शब्दों ने सबको चौंका दिया। अदिति अचानक कुछ कहना चाहती थी लेकिन नहीं कहा। उसे भी लगा कि आर्यन सहमत नहीं होगा, आखिर कोई उस पर नहीं हंसेगा। मजाक का पात्र तो करण विश्वकर्मा था। आर्यन ने म्यान से कुंडलान तलवार निकाली। उसके हाथ लाल गर्म होते दिखे और उसने अचानक तलवार के शरीर को पकड़ा और पूरी ताकत से तोड़ दिया। खटाक, एक करारी आवाज के साथ कुंडलान तलवार बस ऐसे ही टूट गई। कई लोग इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए और हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। हाँ, एक यंत्रशिल्पी द्वारा बनाई गई चीज वास्तव में इतनी नाजुक है, ये रखने लायक नहीं है। आर्यन मुस्कुराया और टूटी हुई तलवार रिया के पैरों में फेंक दी। जब उसने तलवार के शरीर पर आध्यात्मिक पैटर्न देखे और तलवार के निकलने पर उसकी गुनगुनाहट सुनी, तो उसे पता चल गया कि यह बहुत ही घटिया गुणवत्ता की दिव्य तलवार थी। इसलिए उसने इसे आजमाया और यह वास्तव में टूट गई। करण ने टूटी हुई तलवार को देखा। उसका चेहरा राख जैसा हो गया और वह मुंह से खून की एक उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पाया और बेहोश हो गया। एक निम्न श्रेणी का दिव्य अस्त्र वास्तव में इस तरह टूट गया। हर कोई यह संदेह करने से नहीं रोक सका कि क्या ये तलवार वास्तव में एक यंत्रशिल्पी द्वारा बनाई गई थी। आर्यन, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। कमला देवी गुस्से में थीं और पैर पटकते हुए चिल्लाईं, फिर जल्दी से करण को ले जाने में मदद की। रिया पहले से ही आर्यन की ताकत से हैरान और निराश थी और कमला देवी के पीछे चल दी। उसके दिमाग में करण अविश्वसनीय रूप से ताकतवर था, लेकिन अब वह उस व्यक्ति से हार गया जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। आर्यन की पूरी जीत और योद्धा स्तर 5 में उसका प्रवेश वहां मौजूद हर किसी को भावनाओं से भर गया। उन्होंने अपनी आंखों से आर्यन को पहला स्थान जीतते हुए देखा था। युद्ध कला प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद 2 भारी भरकम आदमी एक बड़ा घूमने वाला पहिया लेकर आए। ये एक भाग्य चक्र ड्रॉ के लिए है। तुमने प्रतियोगिता जीती है, इसलिए तुम्हें ड्रॉ करने का एक मौका मिलता है। आमतौर पर एक ड्रॉ की कीमत 10,000 क्रिस्टल सिक्के होती है। कुलपति हरीशचंद्र मुस्कुराए। तुम पहिया घुमाओ और जब ये रुकेगा तो सुई जिस पर भी रुकेगी वह तुम्हें मिलेगा। आर्यन ने घूमने वाले पहिए पर पुरस्कारों को देखा और मन ही मन कुछ गालियां दी। पहिए पर दर्जनों पुरस्कार थे, लेकिन वे सभी फालतू चीजें थीं, जैसे कपड़े और जूते। केवल वायुछेदन कला नामक साधना तकनीक ही एक अच्छी वस्तु थी। वायुछेदन कला एक उच्च श्रेणी की दिव्य युद्ध कला है। इसे सीधे हाथों से किया जा सकता है या ब्लेड और कुल्हाड़ियों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अदिति पास आए और धीरे से आह भरी। मैंने सुना है कि कई सालों से कोई भी वायुछेदन कला को निकालने में सक्षम नहीं हुआ है। अचानक नीचे से कई अपशब्द सुनाई देने लगे।
मैंने ये पहले खेला है। इसने मुझे 2000 क्रिस्टल सिक्कों का चूना लगाया और मुझे केवल एक टूटा हुआ कटोरा मिला। मैंने 3000 का खेला और एक टूटी हुई बेल्ट मिली। मुझे भी बुरी तरह से लूटा गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने मन ही मन गुरुकुल तेजस को इस घूमने वाले पहिए का उपयोग करके बहुत सारे क्रिस्टल सिक्के ठगने के लिए कोसा। मैं कोशिश करता हूँ। वह चला, अपनी कमजोर कंपन करती आंतरिक ऊर्जा को घुमाया और फिर धीरे से बड़े पहिए को घुमाया। कुछ बार घूमने के बाद सुई धीरे धीरे रुकी, वायु छेदन कला के करीब और करीब आती गई। सबको मूल रूप से लगा कि आर्यन को कुछ भी अच्छा नहीं मिल सकता, लेकिन सुई वास्तव में वायु छेदन कला पर रुक गई। हर कोई हक्का बक्का रह गया। ये बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला था। यहाँ तक कि अदिति को भी ये थोड़ा अजीब लगा। आर्यन का पहली बार खेलना और उसने वास्तव में सबसे अच्छा पुरस्कार जीता। आर्यन मन ही मन खुश था। दरअसल उसने पहिए को घुमाने के लिए कंपन करती आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया और फिर मानसिक शक्ति का उपयोग करके दूर से कमजोर कंपन करती आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित किया। वह मूल रूप से बस इसे आजमाना चाहता था, लेकिन उसने वास्तव में इसे सटीक रूप से नियंत्रित करने की उम्मीद नहीं की थी। ये तुम्हारा इनाम है। कुलपति हरीश चंद्र को कुछ महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक किताब सौंप दी। आर्यन ने उसे पलटा। उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं थी। यह उसकी थी और इसे वापस करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह बाद में इसे धीरे धीरे पढ़ सकता था। कृपया नरसिंह कुंड में प्रवेश करें। कुलपति हरीश चंद्र जोर से चिल्लाए और फिर हॉल में एक दरवाजे की ओर बढ़े। आर्यन ने वायु छेदन कला अदिति को सौंप दी, उनसे कुछ टिप्पणियां जोड़ने के लिए कहा और फिर कुलपति के पीछे चल दिया। अदिति ने कुछ निर्देश दिए और फिर आर्यन और कुलपति को नरसिंह कुंड में प्रवेश करते देखा। वह अपने दिल में काफी खुश थी, लेकिन उसका मूड भी भारी हो गया। मुख्य कारण ये था कि उसे लगा कि अधिक से अधिक ताकतें आर्यन को निशाना बना रही थीं। अगर आर्यन गुरुकुल तेजस छोड़ता है तो वह निश्चित रूप से बड़े खतरे में होगा। आर्यन कुलपति हरीश चंद्र के पीछे नरसिंह हॉल के पूर्व की ओर एक बड़े सुनहरे दरवाजे की ओर चल दिया। दरवाजा भयंकर शेरों की नक्काशी से ढका हुआ था, जो प्राचीन और रहस्यमय आभा से भरा था। इन दो बड़े दरवाजों के पास दो खूंखार सुनहरी नर शेर की मूर्तियां थीं, जो बिल्कुल असली जैसी, राजसी और शक्तिशाली लग रही थीं। कुलपति द्वारा दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने एक बहुत ही विशाल और लंबा गलियारा देखा, जो नजरों से ओझल हो रहा था। गलियारे की दीवारें और फर्श सोने की ईंटों से बने लग रहे थे। उन सभी पर नर शेरों की विभिन्न भयंकर मुद्राओं को उकेरा गया था। ऊपर की दीवारों पर सुनहरे नक्काशीदार शेर के सिरों की दो पंक्तियां थीं। शेर के सिर बहुत बड़े थे, उनके मुंह खुले थे, उनके मुंह से सुनहरी लपटें निकल रही थीं, जो गलियारे की दीवारों को सुनहरी चमक से रोशन कर रही थीं, एक पवित्र आभा से भरी हुई। जब सबने आर्यन को कुलपति के पीछे अंदर जाते देखा तो उन सभी ने अत्यधिक लालसा और ईर्ष्या के भाव दिखाए। नरसिंह कुंड अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय था। जो लोग प्रवेश करते और बाहर आते, उनका भविष्य में बहुत बड़ा नाम होता और वे निश्चित रूप से शक्तिशाली योद्धा बनते। 5 साल पहले उससे युवराज का पद छीन लिया गया था और उसकी 4 आध्यात्मिक नसें निकाल ली गई थीं। सबको लगा कि वह 16 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा, लेकिन अब उसने वास्तव में नरसिंह कुंड में प्रवेश किया है। नरसिंह कुंड का जल तैयार होने में 5 साल लगते हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है, हर किसी को प्रवेश करने का मौका नहीं मिलता। मैंने सुना है कि नरसिंह कुंड का जल बहुत भयंकर है। योद्धा स्तर 5 का एक योद्धा एक दिन वहां रहने के बाद रेंगते हुए बाहर आएगा। आर्यन ने अभी योद्धा स्तर 5 में कदम रखा है और अभी तक आंतरिक शक्ति की साधना भी नहीं की है। ज्यादा से ज्यादा वह केवल आधा दिन टिक सकता है ना? हर कोई ईर्ष्या करता और आहें भरता नरसिंह कुंड की विभिन्न किंवदंतियों के बारे में बात करता। अदिति ने आर्यन की पीठ को देखा, उसके विचार दौड़ रहे थे। वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि आर्यन ने नरसिंह कुंड में प्रवेश पाने के लिए बहुत कष्ट सहे थे। कई सालों तक आर्यन का मजाक उड़ाया गया और ताने मारे गए, लेकिन फिर भी उसने लगातार अभ्यास किया। चाहे बारिश हो या धूप, वह युद्ध कला के पथ पर रेंगते हुए आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था और कभी हार नहीं मानी। केवल इस तरह की इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति ही नरसिंह कुंड में प्रवेश करने के योग्य है। धड़ाम, बड़ा दरवाजा बंद हो गया, जो नरसिंह युद्ध सभा के अंत का संकेत था, और हर कोई भी एक के बाद एक नरसिंह हॉल से चला गया। अध्याय 31, नरसिंह कुंड। दरवाजा बंद होने के बाद कुलपति हरीश चंद्र मुस्कुराए और बोले, आर्यन, अपनी आंतरिक ऊर्जा पर तुम्हारा नियंत्रण तो लाजवाब है। ग्रे कपड़ों में कुलपति हरीश चंद्र एक छोटे कद के बुजुर्ग दिखते थे, लेकिन उनकी ताकत बेहद खौफनाक थी। आर्यन की वह छोटी सी चाल उन अनुभवी बूढ़ी आंखों से बच नहीं पाई थी। कुलपति जी, मैंने नियम तो नहीं तोड़ा ना? आर्यन ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए पूछा। उसे थोड़ी चिंता थी कि कहीं उसकी दूसरी योद्धा आत्मा का राज न खुल जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुमने नियम तोड़ा भी होता तब भी मैं तुम्हें वायु छेदन कला दे देता। कुलपति हरीश चंद्र जोर से हंसे। तुम सच में एक दुर्लभ प्रतिभा हो, उस नए युवराज से कई गुना बेहतर।
मैं बस करण विश्वकर्मा को रोकने के लिए आगे आने ही वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद ही बाजी पलट दोगे। ये सचमुच एक सरप्राइज था। आर्यन ने कृतज्ञता के साथ कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद कुलपति जी। कुलपति हरीश चंद्र रुके, पीछे मुड़ने और गंभीर चेहरे के साथ पूछा, तुम अपने पिता राजा भीष्म चौहान के बारे में कितना जानते हो? आर्यन के माथे पर तुरंत बल पड़ गए। क्या मेरे पिता सच में साधना में विकृति का शिकार हो गए थे? कुलपति हरीश चंद्र हैरान दिखे और पूछा, तुम्हें ये किसने बताया? अरुण चौहान ने। आर्यन ने कुलपति को अरुण के साथ हुए अपने मुकाबले की पूरी बात बता दी। ये सुनकर कुलपति हरीश चंद्र ने सख्ती से डांटा, राजा भीष्म हमेशा से सिंहासन हड़पना चाहते थे, इसीलिए उन्हें इतना दूर भेज दिया गया था। तुम उनके बेटे की बकवास पर कैसे विश्वास कर सकते हो? इतने सालों बाद भी क्या तुम बड़े नहीं हुए? आर्यन नहीं जानता था कि कुलपति हरीश चंद्र कौन थे, लेकिन वे उसकी काफी परवाह करते थे। उसने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, यह मेरी लापरवाही थी। मैं भविष्य में सावधान और सतर्क रहूंगा। कुलपति हरीश चंद्र ने एक आह भरी, आगे बढ़ते हुए बोले, कुछ साल पहले तुम्हारे पिता ने दक्ष स्तर में प्रवेश करने की कोशिश करते समय एक गलती कर दी थी और उनकी साधना उल्टी पड़ गई। वे अब राजमहल में नहीं हैं और गुप्त रूप से अपनी चोटों से उबरने के लिए छिपे हुए हैं। हालांकि सूर्यवंश राजमहल के कई पुराने अधिकारी, विशेष रूप से महारानी और उनके लोग मानते हैं कि उनका खेल खत्म हो चुका है और वे सत्ता हथियाने के लिए उतावले हैं। आर्यन पहले अपने पिता को दोषी मानता था, लेकिन अब ये जानकर कि उसके पिता बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और इसीलिए उसकी रक्षा नहीं कर सके, उसका मन बहुत भारी हो गया। अभी इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दो। गुरुकुल तेजस में महारानी के कई लोग हैं, लेकिन मेरे रहते तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। कुलपति हरीश चंद्र अंत तक चले और सुनहरे शेरों की नक्काशी वाला एक दरवाजा खोला, अंदर जाओ। वह नरसिंह कुंड है, याद रखना कुंड में बैठना है और अगर बर्दाश्त न हो तो तुरंत बाहर आ जाना। खुद पर जबरदस्ती मत करना। जिस पत्थर के कक्ष में नरसिंह कुंड स्थित था वह बहुत साधारण था, जैसे किसी गुफा के अंदर हो। यह बाहर की शानदार सजावट के बिल्कुल विपरीत था। ये बड़ा नहीं था और दीवारें सफेद लपटों से ढकी थीं, जिससे वहां बहुत रोशनी थी। बीच में 2 मीटर चौड़ा एक वर्गाकार कुंड था जिसका पानी खून जैसा लाल था और उबल रहा था। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुलपति हरीश चंद्र ने आर्यन के कंधे को थपथपाया। याद रखना, अगर सहन न हो तो जल्दी बाहर आ जाना। आर्यन ने सिर हिलाया और घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ अंदर चला गया। दरवाजा बंद होने के बाद उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और रहस्यमय नरसिंह कुंड में उतर गया। जैसे ही वह कुंड में दाखिल हुआ, गर्मी से उसके मुंह से एक धीमी कराह निकली, लेकिन जब उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को पूरे शरीर में घुमाया तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। आखिर यह नरसिंह कुंड बना कैसे है? आर्यन ने अपने हाथ से थोड़ा लाल पानी उठाया, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाया। अचानक उसने महसूस किया कि भीषण गर्मी की लहरें तेजी से उसके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, उसकी हड्डियों और मांस में समा रही हैं। यह अविश्वसनीय था। गुरु अदिति ने मुझे पहले बताया था कि नरसिंह कुंड में मुझे अपने शरीर की सभी नाड़ियों को खोलने की कोशिश करनी चाहिए। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया और उस जलती हुई शक्ति को अपने भीतर बहने दिया। मानव शरीर के भीतर अनगिनत नाड़ियां होती हैं, जो आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह के लिए चैनलों की तरह होती हैं। हालांकि कई नाड़ियां विभिन्न कारणों से अवरुद्ध रहती हैं। आमतौर पर रुकावटों का पता लगाना मुश्किल होता है और इसका कोई खास असर महसूस नहीं होता। लेकिन शरीर के सभी अंगों तक आंतरिक ऊर्जा को तेजी से पहुंचाने के लिए सभी नाड़ियों का खुला होना जरूरी है। सभी नाड़ियों के खुलने से आंतरिक ऊर्जा तेजी से पूरे शरीर में फैल सकती है, मांस, रक्त, नसों और हड्डियों को अधिक तेजी से पोषण दे सकती है, शरीर को मजबूत कर सकती है और आत्मा को स्फूर्ति दे सकती है। योद्धा स्तर के बाद के चरणों में सबसे महत्वपूर्ण बात शरीर को साधना है। जब भौतिक शरीर पर्याप्त मजबूत होगा, तभी वह दिव्य मार्ग की शक्ति को सहन कर सकेगा और दक्ष स्तर में कदम रख सकेगा। इसलिए योद्धा स्तर की साधना के बाद के चरणों में अवरुद्ध नाड़ियों के कारण एक आदर्श योद्धा शरीर बनाने में कठिनाई महसूस होने लगती है, जिसका दक्ष स्तर में प्रवेश करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उस समय जबरदस्ती नाड़ियों को साफ करने से उन्हें नुकसान होगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दर्द नहीं हो रहा, बल्कि यह तो बहुत आरामदायक है। आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल सही तापमान वाले गर्म पानी में बैठा है, बिना किसी दर्द के, जैसा कि किंवदंतियों में कहा गया था। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली गर्म धारा तेजी से फैल गई, हर हिस्से में बहने लगी। इस गर्म उत्तेजना ने उसे अब तक का सबसे सुखद आनंद महसूस कराया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं निश्चित रूप से अपनी सभी नाड़ियों को जोड़ सकूंगा। वह स्पष्ट रूप से अपने मांस और रक्त को पोषित और निखरते हुए महसूस कर सकता था, विशेष रूप से अपनी प्राण ऊर्जा को। विचित्र आकृति मास्टर्स की अपने शरीर से बहुत ऊंची मांगें होती हैं। उसने किताबों से सीखा था कि विचित्र आकृतियों को उकेरते समय पर्याप्त प्राण ऊर्जा, मानसिक शक्ति और आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
जब ये तीनों मिलते हैं तो वे रक्त आत्मा शक्ति का निर्माण करते हैं। फिर इस शक्ति को नक्काशी वाले चाकू पर केंद्रित करके विचित्र आकृतियों को उकेरा जाता है। यदि विशेषताओं वाले उपकरणों का निर्माण करना हो तो विभिन्न योद्धा आत्मा शक्तियों को भी एकीकृत करने की आवश्यकता होती है, जो बहुत जटिल है। मेरे आंतरिक केंद्र के घूमने की वर्तमान गति के साथ आंतरिक ऊर्जा को संघटित करना पर्याप्त होना चाहिए। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा, मैं विचित्र आकृतियों को सीखना शुरू कर दूंगा। आर्यन ने पहले ही योजना बना ली थी कि आगे क्या करना है। हालांकि उसके पास नव सूर्य दिव्य आत्मा थी, फिर भी उसके पास संसाधनों की बहुत कमी थी। इसके अलावा उसके पास 2 योद्धा आत्माएं थीं और उसे 2 आंतरिक केंद्रों को पोषण देने की आवश्यकता थी, जिसका मतलब था कि उसे खुद अधिक संसाधन कमाने होंगे। ... कुलपति हरीश चंद्र पत्थर के दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे। एक दिन इंतजार करने के बाद भी आर्यन बाहर नहीं आया, जिससे वे अंदर ही अंदर चिंतित हो गए, क्योंकि उनके अनुमान के अनुसार उसे अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। वे केवल इंतजार ही कर सकते थे और दूसरों को पहरा देने के लिए छोड़ने में उन्हें तसल्ली नहीं थी। देखते ही देखते कुछ और दिन बीत गए। 7 दिन। दरवाजे के बाहर कुलपति हरीशचंद्र ने आह भरी, उनका चेहरा सदमे से भरा था। दूसरे लोग नरसिंह कुंड में अधिकतम 2 या 3 दिन ही रह सकते हैं। आर्यन 7 दिनों से अंदर है और बाहर नहीं आया। कितना अजीब लड़का है। वे हर दिन आर्यन की जोरदार जीवन शक्ति की जांच करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति छोड़ते थे, वरना वे बहुत पहले ही अंदर घुस गए होते। कुलपति जी, गुरु अदिति मिश्रा फिर आ गई हैं। काले कपड़ों में एक बुजुर्ग अंदर आए और बोले, वे बहुत चिंतित हैं और कह रही हैं कि उन्हें आपसे मिलना है। कुलपति हरीशचंद्र की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा, उन्हें अंदर आने दो। जी। काले कपड़ों वाले बुजुर्ग के जाने के बाद वे जल्दी से गुरु अदिति को अंदर लाए और फिर चले गए। कुलपति जी, आर्यन अभी भी अंदर है। अदिति के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। वह पिछले 7 दिनों से बहुत परेशान थी। कुलपति हरीशचंद्र ने सिर हिलाया और कहा, गुरु अदिति, आर्यन बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी जीवन शक्ति बहुत मजबूत है, इसलिए आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ कि आप अब यहाँ आ गईं। मेरे लिए उसके बाहर आने तक यहाँ इंतजार करें, मुझे अभी कई चीजों को निपटाना है। ठीक है। अदिति ने भी जांच करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और वास्तव में आर्यन की जोरदार जीवन शक्ति को महसूस किया, जिससे उसने तुरंत राहत की सांस ली। कुलपति हरीशचंद्र को अदिति पर बहुत भरोसा था, इसलिए वे अपने मामलों को निपटाने के लिए निश्चिंत होकर चले गए। अध्याय 32। नरसिंह प्रतीक। गुरु अदिति ने कुलपति हरीशचंद्र की जगह ली और दरवाजे के बाहर धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगी, लगातार आर्यन के जीवन संकेतों की निगरानी करती रही। आर्यन का नरसिंह कुंड में इतने दिनों तक टिके रहना उसकी अपार क्षमता का संकेत था, जिससे अदिति के मन में एक सुखद आश्चर्य भर गया। और 3 दिन बीत गए और अब आर्यन को नरसिंह कुंड में कुल 10 दिन हो चुके थे। 10वें दिन आर्यन आखिरकार नरसिंह कुंड से बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर कुंड को देखा। पानी, जो पहले खून जैसा लाल था, अब बिल्कुल साफ हो चुका था। पता नहीं कितने दिन बीत गए, मैं तो सो ही गया था। अंदर बैठना इतना आरामदायक था कि उसे बहुत गहरी नींद आ गई थी। अगर किसी को पता चलता कि वह नरसिंह कुंड में 10 दिनों तक सोया था, तो वे निश्चित रूप से विश्वास नहीं करते। हर कोई जानता था कि नरसिंह कुंड कितना भयानक था, क्योंकि इसका एक और नाम भी था, नरसिंह दानव कुंड। गुरुकुल तेजस के इतिहास में कई छात्र ऐसे थे जो दर्द सहन न कर पाने के कारण कुंड में बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उनकी हड्डियां तक गल गई थीं। आर्यन ने अपने कपड़े उठाए, पहनने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र अपनी बाईं बांह पर पड़े कई बैंगनी सुनहरे पैटर्न पर पड़ी और वे बहुत जाने पहचाने लग रहे थे। उसने गौर से देखा और अचानक चौंक गया, बड़बड़ाया, ये तो नरसिंह प्रतीक है। ये जाना पहचाना इसलिए लग रहा था क्योंकि जब वह नरसिंह कॉरिडोर से गुजरा था तो दीवारों और जमीन पर इसी तरह के कई नरसिंह प्रतीक थे। सिर्फ नहाया और सोया ही तो था और यह नरसिंह प्रतीक आ गया। कम से कम ये बुरा नहीं दिखता। आर्यन ने इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ऐसा महसूस हुआ जैसे यह उसकी त्वचा से ही उगा हो। वह बहुत हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या इस नरसिंह प्रतीक का उस पर कोई असर होगा। छोड़ो, अगर किसी ने देखा तो कह दूंगा कि मैंने खुद टैटू बनवाया है। उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो लोग सोचेंगे कि यह कोई बुरी शक्ति है और उस पर शैतानी कलाओं का अभ्यास करने का आरोप लगाएंगे। उसे नहीं पता था कि उसका 10 दिनों तक नरसिंह कुंड में रहना अपने आप में एक बेहद अजीब बात थी। कपड़े पहनने के बाद आर्यन ने नरसिंह कुंड में रहने के परिणामों की जांच की। एक विचार के साथ उसने अपने आंतरिक केंद्र को तेजी से घूमने के लिए नियंत्रित किया, जिससे आंतरिक ऊर्जा निकली जो उसकी सभी नाड़ियों में दौड़ गई और तुरंत उसके हाथ पैरों और हड्डियों में प्रवाहित हो गई। ये बहुत बढ़िया है, मेरी सभी नाड़ियां साफ हो गई हैं। वह बड़े संतोष के साथ मुस्कुराया। सभी नाड़ियों के खुलने से ऊर्जा का प्रवाह अविश्वसनीय रूप से सुचारू था और उसकी आंतरिक ऊर्जा वहां पहुंच सकती थी जहां उसका मन चाहे। लड़ाई में यह उसे हावी होने का मौका देगा। इसके अलावा नरसिंह कुंड के पानी से तपकर उसका शरीर और भी सख्त हो गया था।
मैं पल भर में अग्नि मेघ कदम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसने अपनी गति की तकनीक भी आजमाई, वह इसके लिए आंतरिक ऊर्जा को तेजी से प्रसारित करने में सक्षम था। उसे सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात यह थी कि जब उसका आंतरिक केंद्र तेजी से घूमता था तो वह धागे की तरह आंतरिक शक्ति छोड़ सकता था। क्या यह आंतरिक बल है? मैंने वास्तव में इसे ऐसे ही हासिल कर लिया। आर्यन पहले गुरु अदिति से यह पूछने के बारे में सोच रहा था कि आंतरिक बल कैसे विकसित किया जाए। आंतरिक बल विकसित करने का मतलब था कि वह विचित्र आकृतियों को उकेर सकता था और विचित्र निर्माण कला का मार्ग सीखना शुरू कर सकता था। नरसिंह कुंड के दरवाजे के बाहर अदिति का खूबसूरत चेहरा चिंता से भरा था। वह बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। अचानक नरसिंह कुंड का पत्थर का दरवाजा खुला। आर्यन, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, जैसे ही बाहर निकला, एक सुगंधित हवा ने उसे घेर लिया, एक जानी पहचानी मीठी खुशबू। जैसे ही अदिति ने पत्थर का दरवाजा खुलते देखा, वह तेजी से उसकी ओर बढ़ी। उसने एक सुंदर पीली पोशाक पहनी थी। वह बहुत खूबसूरत और सौम्य लग रही थी। उसकी साफ चंचल आंखों में चिंता की झलक थी। आर्यन ने सोचा था कि कुलपति हरीशचंद्र यहाँ उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अदिति को आया देख उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। उसने चारों ओर देखा और पूछा, गुरुजी, आप यहाँ क्यों हैं? कुलपति जी कहाँ हैं? क्या तुम ठीक हो? अदिति की नाजुक भौहें तन गईं और उसने चिंता से पूछा, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, और मैंने आंतरिक बल भी हासिल कर लिया है। आर्यन गर्व भरी मुस्कान के साथ बोला, फिर अपनी हथेली फैलाई और एक धुंधला बैंगनी सुनहरा धागा बाहर निकाला। आंतरिक बल के उस धागे को देखकर अदिति उतनी ही हैरान थी जैसे उसके दिल में कोई ज्वार उठ गया हो। आंतरिक बल विकसित करना कोई छोटी बात नहीं थी। ये योद्धा स्तर के छठे चरण में एक पैर रखने के बराबर था। तू छोटा बदमाश, तू सच में एक अजूबा है। अदिति आखिरकार शांत हुई और खिलते हुए फूल की तरह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। धीरे से बोली, तू 10 दिनों तक अंदर रहा, क्या तुझे दर्द से डर नहीं लगा? नरसिंह कुंड का पानी पिघले हुए लोहे जितना गर्म है। ज्यादातर लोग केवल एक दिन ही सहन कर पाते हैं। आर्यन भी बहुत हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10 दिन बीत गए। क्या ये बहुत दर्दनाक था? मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ। ये काफी आरामदायक था। मैं तो अंदर सो भी गया था। आरामदायक? और वह सो भी गया? अदिति दंग रह गई। उसका दिल सदमे में था और फुसफुसाई, वापस चलकर बात करते हैं। अदिति जल्दी से आर्यन को इस नरसिंह पवित्र भूमि से दूर ले गई। इन 10 दिनों के दौरान नरसिंह युद्ध प्रतियोगिता में आर्यन के आश्चर्यजनक प्रदर्शन की खबर पूरे सूर्यवंश साम्राज्य में फैल गई थी, और उसके 10 दिनों तक नरसिंह कुंड में रहने की खबर भी एक बड़ा तहलका मचा देगी। गुरुकुल तेजस के भीतर कई लोग केवल गुप्त रूप से आहें भर सकते थे, क्योंकि वे सभी आर्यन से दोस्ती करना चाहते थे। हालांकि आर्यन न केवल महारानी की आंखों का कांटा था, बल्कि उसने करण विश्वकर्मा से भी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली थी। इसलिए आर्यन से दोस्ती करने का मतलब था महारानी और करण के खिलाफ खड़ा होना। इसके अलावा आर्यन ने न केवल करण को घायल किया था, बल्कि उसने उसके पिता शिल्पी महेश विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई आत्मा तलवार को भी तोड़ दिया था, जो निस्संदेह एक विचित्र शिल्पी के लिए एक चुनौती थी। करण के पिता निश्चित रूप से इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। सभी को एकमत से लग रहा था कि एक बार आर्यन गुरुकुल तेजस से बाहर निकला तो बहुत संभावना है कि उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। ... गुरुकुल तेजस के शांत और सुखद बांस के आंगन में आर्यन मंडप में पत्थर की मेज के पास बैठा था। अपनी हथेली फैलाकर अपनी सबसे मजबूत आंतरिक शक्ति को छोड़ रहा था ताकि गुरु अदिति उसकी ताकत का परीक्षण कर सकें। गुरुजी, मैं 10 दिनों तक नरसिंह कुंड में रहने के बाद भी ठीक कैसे रहा? आर्यन को भी ये बहुत अविश्वसनीय लग रहा था। अदिति ने कहा, हालांकि नरसिंह कुंड को झरने का पानी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसे एक रहस्यमय शेर जानवर के खून से परिष्कृत किया गया है। नरसिंह कुंड का पानी अग्नि तत्व वाला है, और बहुत संभव है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास बैंगनी स्वर्ण अग्नि योद्धा आत्मा है, इसलिए तुम्हें दर्द महसूस नहीं हुआ। आर्यन केवल इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर सकता था, और फिर उसने पूछा, गुरुजी, क्या आप मेरी प्रतियोगिता के दिन व्यस्त थीं? इसका जिक्र करते ही अदिति का चेहरा नाराजगी से भर गया और वह झुंझला कर बोली, यह उसी कारण से है, कोई गुप्त रूप से परेशानी पैदा कर रहा है, मेरा तबादला करना चाहता है और मुझे तुमसे दूर रखना चाहता है। आर्यन को तुरंत महारानी और उनके समूह की साजिश का ख्याल आया। इससे पहले कुलपति हरीशचंद्र ने भी इस मामले की ओर इशारा किया था। अदिति बहुत गुस्से में थी और उसने नाक सिकुड़ते हुए कहा, दाखिले के लगभग 1 महीने बाद गुरुकुल नए छात्रों के लिए बाहर जाकर व्यावहारिक प्रशिक्षण अभ्यास यात्रा की व्यवस्था करेगा। इसलिए नरसिंह युद्ध प्रतियोगिता के दिन मैं मुख्य कुलपति के पास गई थी ताकि उनसे हमारी कक्षा को बाहर न भेजने की मंजूरी ले सकूं। लेकिन इसे लोगों के एक समूह ने बर्बाद कर दिया। 2 बुजुर्गों ने इसका कड़ा विरोध किया, ये कहते हुए कि चूंकि तुम्हें इतने संसाधन मिले हैं, तो तुम्हें अपनी ताकत को परखने के लिए बाहर व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए जाने की और भी अधिक आवश्यकता है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम्हें जिस कक्षा में जाना हो वहां जाने दूं।
बाहर जाने के बारे में सुनकर आर्यन को थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई और उसने पूछा, हम कितने दिनों में बाहर जाएंगे? अदिति ने आर्यन के लिए 1 कप पानी डाला और कहा, लगभग 10 दिन और। तुम्हारे साथ शिक्षक भी होंगे, इसलिए सुरक्षा की थोड़ी गारंटी है और मैं भी तब तुम्हारे साथ रहूंगी। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ ताबीज कागज खरीदने में मदद कर सकती हैं? और एक नक्काशी वाला चाकू भी खरीद लाएं। उसने 10 बैंगनी स्फटिक सिक्के निकाले और सौंप दिए। ये 10,000 स्फटिक सिक्कों के बराबर था, जो काफी खाली ताबीज कागज खरीदने के लिए पर्याप्त था। विचित्र आकृतियों को सीखने का पहला कदम आमतौर पर आत्मा ताबीज बनाकर आत्मा आकृति से खुद को परिचित करना होता है। ताबीज कागज को दानव जानवर के खून में भिगोया जाता है और फिर आत्मा द्रव से धोया जाता है, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है। यदि ताबीज कागज पर विचित्र आकृतियां उकेरी जाएं, तो यह अजीबोगरीब प्रभाव पैदा कर सकता है। अदिति ने आश्चर्य से पूछा, तुम ताबीज कागज किस लिए खरीद रहे हो? अध्याय 33, रक्त आत्मा शक्ति। आर्यन ने अपना सिर खुजलाया और हंसते हुए कहा, गुरुजी, मैं अब आपसे नहीं छिपाऊंगा। उस समय राजगुरु दीदी ने मुझे विचित्र आकृतियों के बारे में थोड़ा सिखाया था और अब मैं इसे सीखना चाहता हूँ। अदिति मन ही मन खुश थी। उसने आर्यन के बैंगनी स्फटिक सिक्के लिए और सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि तुम पहले से ही विचित्र आकृतियों की समझ रखते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी तुम्हारे लिए सामग्री खरीदने जाती हूँ। अदिति को जाते देख आर्यन अपने कमरे में लौटा और विचित्र आकृतियों वाली बांस की पट्टियों का एक रोल निकाला। एक रोल 36 आत्मा आकृतियां का था। वह कुछ समय से इसके अंदर की आत्मा आकृतियों का अभ्यास कर रहा था और उन्हें ब्रश से बहुत कुशलता से बना सकता था। आर्यन ने अपने हाथ में आत्मा आकृतियों के रोल की सावधानीपूर्वक जांच की और गहरे विचार में डूब गया। उसने सोचा, मैंने किताबों में पढ़ा है और वे सभी कहती हैं कि आत्मा आकृति जितनी जटिल होगी, वह उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन करण विश्वकर्मा की कुंडलू तलवार पर उकेरी गई आत्मा आकृतियां बस कुछ साधारण लकीरें थीं और वह तलवार भी बहुत नाजुक थी। क्या विचित्र शिल्पियों द्वारा आत्मा अस्त्र बनाने का यही स्तर है? और करण विश्वकर्मा वास्तव में इसे अपनी जान मानता था। 1 घंटे से अधिक समय बाद अदिति लौटी और आर्यन को कागजों का एक ढेर थमा दिया। 50 स्फटिक सिक्के प्रति शीट, यहाँ कुल 100 शीट हैं। साथ ही नक्काशी वाले चाकू की कीमत 5000 स्फटिक सिक्के है। अदिति ने आर्यन के सामने एक बॉक्स रखा और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, बिना किसी के मार्गदर्शन के, क्या तुम वास्तव में सुनिश्चित हो कि तुम ये कर सकते हो? पहले कोशिश करके देखते हैं। आर्यन ने मेज पर एक कागज सीधा रखा और नक्काशी वाला चाकू उठा लिया। नक्काशी वाला चाकू एक कलम की तरह था, जिसे रूहानी तांबे से परिष्कृत किया गया था। इसकी नोक बहुत छोटी थी, बस एक बिंदु जैसी, जो ठंडी रोशनी से चमक रही थी। बेलनाकार हैंडल पर अजीबोगरीब आत्मा आकृतियां उकेरी गई थीं, जो रक्त आत्मा शक्ति को आसानी से सोख सकती थीं। आत्मा ताबीज बनाने के लिए, आत्मा आकृति बनाने के लिए ब्रश का उपयोग करना बेहतर होता है ना? अदिति ने कहा। वह आत्मा आकृतियों में निपुण नहीं थी और उसे केवल बुनियादी समझ थी। नक्काशी वाले चाकू से ताबीज आकृति उकेरना भी संभव है, लेकिन इसमें महारत हासिल करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। मेरा अंतिम लक्ष्य उपकरण बनाना है, इसलिए शुरू से ही नक्काशी वाले चाकू से अभ्यास करना सबसे अच्छा है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उन आत्मा आकृतियों को याद करते हुए जिनका उसने पिछले कुछ दिनों में अभ्यास किया था। पहले उसने केवल कागज पर चित्र बनाने के लिए ब्रश का उपयोग किया था, लेकिन अब उसे रक्त ऊर्जा को बाहर निकालने, मानसिक शक्ति और आंतरिक बल को मिलाने, उन्हें रक्त आत्मा शक्ति में संयोजित करने और फिर इसे नक्काशी वाले चाकू की नोक पर केंद्रित करने की आवश्यकता थी। अदिति उसके पास बैठी थी, अपने गोरे हाथ पर अपना सुंदर गाल टिकाए। उसकी बड़ी और चमकती आंखें एक जिज्ञासु बच्चे की तरह आर्यन को नक्काशी करते हुए देख रही थीं। उसे इस तरह देखकर आर्यन को हंसी आ गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर सख्त और ठंडी रहने वाली गुरु अदिति का भी इतना प्यारा पक्ष है। उसने अपनी आंखें बंद की, एक पल के लिए उस एहसास को समेटा, फिर अपनी आंखें खोली। उसकी भौहें तन गईं। उसने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया, अपनी रक्त ऊर्जा और मानसिक शक्ति को अपने नाभि केंद्र में प्रवेश करने और अपने मूल केंद्र में आंतरिक बल के साथ विलीन होने के लिए नियंत्रित किया। उसके शरीर की सभी नाड़ियां पहले ही साफ हो चुकी थीं, जिससे वह रक्त आत्मा शक्ति को बहुत आसानी से संगठित कर सकता था। एक पल बाद खून की तरह लाल तरल की एक बूंद, ताज़ा खून जैसी चमकदार, उस नक्काशी वाले चाकू की नोक से बह निकली जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही अदिति ने शुद्ध ऊर्जा वाली उस रक्त की बूंद को देखा, उसका सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने जल्दी से पूछा, तुमने ये कैसे किया? ये रक्त आत्मा शक्ति है। एक प्रसिद्ध गुरु के मार्गदर्शन के बिना रक्त, ऊर्जा, मानसिक शक्ति और आंतरिक बल को मिलाना मुश्किल है। यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध गुरु के मार्गदर्शन के साथ भी किसी को प्रासंगिक तकनीकों का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। आर्यन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मैंने बस रक्त आत्मा शक्ति को संगठित कर लिया। संक्षेप में, ये बस स्वाभाविक रूप से हो गया, लेकिन मैंने अभी तक इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया है।
गुरुजी, देखिए, रक्त आत्मा शक्ति के नक्काशी वाले चाकू में प्रवेश करने के बाद ये बहुत अस्थिर है। अदिति ने भी देखा कि आर्यन का हाथ लगातार कांप रहा था। यदि यह इसी तरह चलता रहा तो वह ताबीज कागज पर बिल्कुल भी आत्मा आकृति नहीं उकेर पाएगा। आर्यन लाचार था, वह केवल रक्त आत्मा शक्ति को बिखेर सकता था और बोला, इसकी आदत डालने में कुछ समय लगेगा। मैं अभ्यास करने के लिए अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। अदिति ने उसे उत्साहजनक नजरों से देखा, उसके सिर को थपथपाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कड़ी मेहनत करो। अपनी समझ के साथ तुम निश्चित रूप से सफल होगे। अगले कुछ दिनों में मैं वायु छेदन तकनीक को देखने और उसमें कुछ टिप्पणियां जोड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी, जिससे तुम्हारे लिए इसे समझना और सीखना आसान हो जाएगा। तो मैं गुरु जी को कष्ट दूंगा, आर्यन ने मुस्कान के साथ कहा। फिर नक्काशी का अभ्यास करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। अपने कमरे में वापस आकर उसने जल्दी से फिर से रक्त आत्मा शक्ति को संगठित किया और इसे नक्काशी वाले चाकू में डाल दिया। लेकिन उसका हाथ अभी भी कांप रहा था। मुख्य कारण ये था कि रक्त आत्मा शक्ति की एक बड़ी लहर नक्काशी वाले चाकू में प्रवेश कर गई थी, जिससे इसे स्थिर करना मुश्किल हो गया था। आर्यन ने अपने दिल में सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि रक्त आत्मा शक्ति बहुत मजबूत है? मेरा आंतरिक बल केवल अग्नि मूल केंद्र से संगठित है और अभी तक कंपन मूल केंद्र से नहीं गुजरा है। उसने योद्धा स्तर के 5वें चरण में प्रवेश किया था और कंपन मूल केंद्र और भी गहरा और भयानक था, इसलिए वह इसे आसानी से उपयोग नहीं करेगा। कई घंटों के प्रयासों के बाद आखिरकार उसे कारण मिल गया। मुख्य कारण ये था कि संगठित रक्त आत्मा शक्ति पर्याप्त कोमल नहीं थी और साथ ही रक्त ऊर्जा, मानसिक शक्ति और आंतरिक बल के 3 पहलू पर्याप्त रूप से संतुलित नहीं थे। इसके बाद उसने बार बार कोशिश करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने सम्मिलन के लिए संतुलन बिंदु ढूंढ लिया, जिससे तीनों समान रूप से वितरित हो गए। इस समय भोर होने ही वाली थी। मैं पहले आराम करूंगा। रक्त आत्मा शक्ति को संगठित करना वास्तव में थका देने वाला है। आर्यन ने एक कठिन पड़ाव को पार कर लिया था और बहुत खुश भी था। वह बिस्तर पर कूद गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। हालांकि उसका सोने का समय कम था, वह नव सूर्य दिव्य आत्मा के माध्यम से नव सूर्य प्राण को अवशोषित करके जल्दी से ऊर्जावान हो सकता था। हमेशा की तरह जब तक गुरु अदिति यहाँ थी, वह हर सुबह सुंदर शिक्षिका द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट नाश्ता खा सकता था। हालांकि ये नाश्ते उसे ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते थे, लेकिन वे उसे मानसिक प्रोत्साहन दे सकते थे और उसे और भी कठिन अभ्यास करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। नाश्ता खत्म करने के बाद वह आत्मा आकृतियों का अभ्यास जारी रखने के लिए अपने कमरे में वापस भाग गया। मैं आज निश्चित रूप से सफल होऊंगा। आर्यन आत्मविश्वास से भरा था और उसने नक्काशी वाला चाकू उठा लिया। जल्द ही उसने चाकू की नोक पर थोड़ी मात्रा में रक्त आत्मा शक्ति संगठित की और उसका हाथ बहुत स्थिर हो गया। ठीक है, नक्काशी शुरू करते हैं। आर्यन बहुत खुश था। उसने नक्काशी वाले चाकू को मजबूती से पकड़ लिया और सावधानी से ताबीज कागज पर आत्मा आकृति उकेरना शुरू कर दिया। चाकू की नोक को ताबीज कागज को छूने की जरूरत नहीं थी, केवल उस रक्त आत्मा शक्ति की बूंद को इसे छूने की जरूरत थी। अब आर्यन सफेद कागज पर आत्मा आकृति को उतनी ही आसानी से बना रहा था जैसे कि वह ब्रश का उपयोग कर रहा हो। अग्नि आकृति, यह एक तत्व आत्मा आकृति है। जो हिस्सा अब बनाया जा रहा है वह गुप्त आकृति वाला हिस्सा है। आर्यन ने किताबों से जो सीखा था उसे याद किया। तथाकथित गुप्त आकृतियां वे आत्मा आकृतियां थीं जो उकेरे जाने के बाद दिखाई नहीं देती थीं। यदि कई लोगों के सामने नक्काशी की जा रही हो तो कोई दृश्य को अवरुद्ध करने के लिए नक्काशी वाले चाकू से जारी प्रकाश स्क्रीन का उपयोग कर सकता है। गुप्त आकृति वाला हिस्सा उकेरे जाने के बाद प्रकाश स्क्रीन को हटाया जा सकता है। गुप्त आकृतियां मुख्य रूप से दूसरों को तकनीक चोरी करने से रोकने के लिए होती थीं। गुप्त आकृति वाला हिस्सा गंदा दिखता है, लेकिन ये सबसे मुख्य हिस्सा है और सबसे कठिन भी। गुप्त आकृतियां बनाने के बाद आर्यन ने देखा कि वे चमत्कारिक रूप से गायब हो गईं और फिर उसने दृश्य आकृतियां बनाना शुरू कर दिया। दृश्य आकृतियां वे पैटर्न थे जिन्हें देखा जा सकता था और वे अधिक सौंदर्यपूर्ण भी थे, जो आमतौर पर ग्राफिक्स जैसे दिखते थे। आर्यन अब जो दृश्य आकृतियां उकेर रहा था वे धधकती लिपटों के एक समूह की तरह थीं, जो शक्ति से भरपूर और गति में भव्य थीं। बारीकी से देखने पर कोई भी विस्मय महसूस किए बिना नहीं रह सकता था, पैटर्न के भीतर के गहरे आकर्षण को महसूस कर सकता था। उसने उन दृश्य आकृतियों को देखा जिन्हें उसने उकेरना समाप्त कर दिया था और आह भरे बिना नहीं रह सका। पहले कागज पर उसके द्वारा बनाए गए आत्मा ताबीज मृत चीजों की तरह थे, लेकिन अब रक्त आत्मा शक्ति के साथ उकेरे जाने पर वे बिल्कुल जीवंत लग रहे थे।